जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम शुरू करने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। इसके पहले हम क्या कर दिए थे, सारा सब्जेक्ट 2023 का 2024 का सारा पेपर ख़त्म कर लिए थे। ये आपके सामने पेपर है 2000, ठीक है, 23 का ये पेपर है। किसका? 2023 का ये पेपर है। इसको हम A to Z कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। ये आपके सामने रहा, देखिए, कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है। तो अब इसको क्या, कैसे, सब कुछ हम क्या कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको अच्छे तरीके से मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। ओ भाई, अब देख रहे हो क्या हो रहा है। ठीक, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पूरी तरह से कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट को हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सर कैमरा ले लो, ठीक है। ये भाई क्या किया जाए, चलो कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे आपकी कोशिश है। देखिए, छोटी जैसे व्यवस्था रहेगी ना, तब हमारा मन भी नहीं करेगा। देखिए, जब व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है कि व्यवस्थाएं करनी है, ठीक। अभी मान लेते हैं हमारे पास प्रॉपर एसी रहे, ठीक है, चरपहिया चक्का रहे, गाड़ी रहे, सब कुछ रहे। अब तो सोचो हम ऐसे आदमी अभी साइकिल से ही चलते हैं भाई, ठीक है। तो व्यवस्थाएं जब रहेगी तो आदमी आलस होगा, ठीक है। व्यवस्थाएं नहीं रहेगी तो आलस कम होगा। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करने वाले इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये प्यारा सा पेपर कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का दिया गया है, ठीक है। अब इसको कैसे क्या, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। और इसके पहले सुबह वाले वर्जन में, ठीक, आपको बता देते हैं। तो कोई कमेंट में, सर जब हिंदी पढ़ाते तो लोग कमेंट में चिल्लाना स्टार्ट करते, सर इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ा दिया गया। ये वीडियो है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का, ठीक है। तो इसको कैसे करना है सब कुछ अच्छे तरीके से हम क्या कर देते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक। अब सुबह आपका क्या जाएगा, बायोकेमिस्ट्री, इस तरह से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और कल शाम से स्टार्ट होगा महायुद्ध, सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर का, ठीक। उसमें भाई आप भागिएगा नहीं, ठीक, क्योंकि वही और ये दोनों 2 साल का पेपर वही आपकी नैया पार करा देंगे, इतना मेरा वादा है, ठीक। तो इसी नए उत्साह के साथ सिंपल सा हम अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं, ठीक है। ये क्या बोल दिया है, कोड की बात की जाए, यानी कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का 2607 कोड होता है। मार्क की बात की जाए तो कितना होता है, टोटल 8 यानी 80 नंबर का होता है, ठीक। और 3 घंटे का होता है। सीधे मेन मुद्दे पर चलते हैं अपने, ठीक है। अब यहाँ पर जान रहे हैं, सब आना चाहिए, ठीक, ठीक। अब यहाँ से देखिए, फर्स्ट ईयर में तो आप देखिए भी हैं। चलो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब सबसे पहले कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है इसके बारे में बताना पड़ेगा, इसका उद्देश्य बताना पड़ेगा। फिर रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी का क्या, फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मासिस्ट बात एक ही है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास दिया गया है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अब बताइए, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, कम्युनिटी मतलब जनता, फार्मासिस्ट मतलब आप और हम सब लोग, ठीक है। तब ये तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, ये सब जब मिल के सुविधाएं प्रदान करते तो उसी को कम्युनिटी फार्मेसी बोला जाता है। तो क्या लिख रखा, ध्यान से भी इस क्वेश्चन को सुनिए। कम्युनिटी फार्मेसी एक ऐसी सेवा यानी स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं हैं जहां फार्मासिस्ट सीधे आम जनता को ड्रग्स तथा यानी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। यह लोगों को, ठीक है, सबसे सुलभ स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्रदान करता है। कहने का मतलब क्या होता है, ठीक। अब यहाँ से कम्युनिटी फार्मेसी सिंपल से एक तुम्हारे पे स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं हैं, क्या कर देती हैं, सुविधाएं हैं जहां फार्मासिस्ट सीधे आम जनता को, मतलब जो भी फार्मासिस्ट रहता आम जनता के पास क्या कर देता, दवाइयाँ करवाता है, ठीक है। यहाँ पर कौन है भाई, सर आप, ठीक है, पेपर लीक करते हैं, नहीं गंदी बात होती है ठीक। तो ये तुम्हारे पास आम जनता को ड्रग्स तथा ड्रग्स संबंधी सेवाएं कौन प्रदान करता है, एक फार्मासिस्ट। अब बताओ, आप हैं तो आप करते क्या हैं, जनता की क्या कर देते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है। जनता की क्या कर देते हैं, सेवा करते हैं। यह लोगों के सबसे सुलभ यानी सुलभ मतलब जो सरल से सरल स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्रदान करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, यानी कम्युनिटी फार्मासिस्ट बोलते हैं, ठीक। ये होगा। अब इसका रोल क्या होता है आपके सामने, यहाँ से हमने एक फ्लो चार्ट बना दिया। देखिए, एग्जाम में कभी भी लिखिए तो फ्लो चार्ट का यूज करेंगे तो बहुत ही बढ़िया नंबर मिलता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया नंबर मिलता है। देखिए, हेडिंग डालेंगे रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, रोल। अब इनका रोल क्या क्या होता है, थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर देंगे और आगे चल के इन्हीं के बारे में हम क्या कर देंगे, ठीक, एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है रोल में, दवा का डिस्पेंसिंग करना एक
कम्युनिटी फार्मेसा यानी फार्मेसी भाई करते हैं। कौन करते हैं? जितने भी तुम्हारे पास है, ठीक है, फार्मासिस्ट होते हैं, वो दवा का डिस्पेंसिंग करते हैं। डिस्पेंसिंग मतलब क्या हो गया? दवा को इकट्ठा करते हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक, ये हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट तुम्हारे पास क्या आ जाता है? पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं। पेशेंट काउंसलिंग मतलब पेशेंट का एड्रेस, नाम, सब कुछ डिटेल में लिखते हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री, कितने दिन से दवाइयाँ खा रहा है, ये सारी सुविधाएं तुम्हारे पास यही एक फार्मासिस्ट करते हैं। तो पहला तुम्हारे पास क्या होगा? दवा का डिस्पेंसिंग करनी इनकी जिम्मेदारी है, पेशेंट की काउंसलिंग करनी इनकी जिम्मेदारी है। दूसरा हेल्थ प्रमोशन तथा डिजीज प्रिवेंशन करना, हेल्थ को थोड़ा सा प्रमोट करना और डिजीज को क्या करना तुम्हारे पास? प्रिवेंट यानी रोकने का काम करना इनकी जिम्मेदारी होती है। एक किसकी? एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट की। ठीक ठीक, तो ये तुम्हारे पास पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा? रोल। रोल पे आते हैं और रोल में क्या लिखा? छोटी बीमारियों का इलाज भी करते हैं। जैसे अभी आप फार्मासिस्ट खोल दिए, फार्मेसी की दुकान खोल दिए, तो जो तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, ठीक है, जो छोटे दुकान वाले भाई होते हैं वो क्या कर देते हैं? जैसे कहीं छोटे किसी को फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, मतलब छोटी जो बीमारियां होती है उसको ट्रीट भी कर देते हैं, उसका इलाज भी कर देते हैं। अब जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उतना ज़्यादा बड़ी बड़ी केस भी हैंडल कर सकते हैं। बट हो सके तो ज़्यादा बड़ा केस हैंडल ना करिएगा, नहीं तो फंसे फंसाने का काम हो जाएगा। देखिए, जब तक आप सबकी सेवा करेंगे तब तक आपके लिए अच्छे 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 हैं। ठीक, मान लेते क्या कह रहे हैं, अब सालों कई 10 साल से क्या कर रहे हैं? बढ़िया सुनसी दवा दे रहे हैं, और एक पेशेंट यदि कि आपसे डेथ हो जाए, ठीक है, एक डेथ हो जाए तो सब जितना 7 साल किए हैं सबका भला किए ना, वही सबको गाली देने लगेंगे। तो बड़ा केस रहे तो उसे फंसाने की जरूरत नहीं है, जो प्राथमिक उपचार है वो दे दीजिए और उसे कहिए भाई बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। ठीक है, तो ये छोटी इलाज का क्या कर सकते हैं? छोटी बीमारियों का आप इलाज कर सकते हैं यहीं पर बैठे बैठे। नेक्स्ट में लिखा ड्रग्स मैनेजमेंट, आप यहाँ से बैठे कर सकते हैं। ठीक है, इज्जत खत्म एक दिन में, हाँ रियलिटी भाई, ठीक है, रियलिटी होती है। अभी हमारे ही गांव में तुम्हारे पास एक थे, ठीक है, वो डॉक्टर थे। अब तुम सोचो, ठीक है, हम जानते 8 साल से उस गांव की सेवा कर रहे थे। ठीक, हम जब छोटे थे तब से वो खोले हुए थे, तब से वो खोले हुए थे डॉक्टर। अब उनकी 3 साल पहले, कोरोना से पहले, उनकी प्रेग्नेंट औरत थी, तो किसी कारण बस दवा दिए तो वो, ठीक है, बच्चा नहीं फंस गया, बेबी भी मर गया और उनकी वो औरत भी मर गई, उनकी खुद की औरत मर गई। अब तुम सोचो पूरा गांव दहशत में हो गया था। ठीक है, कम से कम बहुत साल तक उन्हें दवाइयाँ नहीं कराना, कोई जैब नहीं करता था। ठीक है, यहाँ तक कि पैरासीटामॉल लेने को ही नहीं चाहता था, इतना सब लोग डर गए थे। अब तुम सोच सकते हो, फिर जब कोरोना आया तो बेचारा लाखों लोगों की वही गाँव में जान बचाया। ठीक है, तो यानी ड्रग्स मैनेजमेंट तुम्हारे पास क्या होता है? आप कर सकते हैं। अगर ड्रग्स को मैनेज करने की आपकी जिम्मेदारी बनती है, पब्लिक हेल्थ को सब कुछ मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या करना? एक्सेस करना, दवा हो गया, ये सब कुछ एक्सेस करना एक फार्मासिस्ट का रोल होता है। अब इसमें पहला पॉइंट, दवाइयों का वितरण कौन करता है? एक फार्मासिस्ट। ये जो हेडिंग हमने डाले हैं उसी को थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। क्या करते हैं? सबसे पहला पॉइंट लिखा है दवाइयों का वितरण। दवाइयों का वितरण क्या होता है? आप देखिए, डॉक्टर द्वारा दी गई पर्चे के अनुसार दवाइयाँ देना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। जैसे कोई अभी डॉक्टर लेकर आते हैं, डॉक्टर दवा लेकर आते हैं, तो कोई पर्चा लेके आता तो हम दवा यानी जो भी डॉक्टर द्वारा लिखा होता है उसको हम क्या कर देते हैं? उसको दे देते हैं, भाई ले जाओ ड्रग खाओ। सटीक डोज तथा उपयोग सुनिश्चित करना, मतलब सटीक डोज, जैसे तुम कैसे जान जाते हो कि अच्छा इस जो दवाइयाँ खिलानी इनको, ये सुबह खिलानी, ये शाम खिलानी है, या ऐसे खिलानी, ये ऐसे खिलानी, कौन करता है? आप ही करते हैं। तो लिखा है ड्रग्स द्वारा दी गई, ठीक है, पर्चे के अनुसार दवाइयाँ देना आपकी जिम्मेदारी बनती है, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, सटीक डोज का उपयोग सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, करेक्ट डोज भी करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। ड्रग्स का साइड इफेक्ट को बताना, जैसे तुम्हारे पास कोई सी दवा होती है ना, तो ये एक्चुअली में बोला जाता है ना, अभी होता है, ठीक है, बहुत सारे जो, तो अब इस समय थोड़ा सा नेट का जमाना चल गया, नहीं तो जो थोड़ा सा पुराने लोग हैं वो तुरंत पूछते कौन परहेज नहीं बना डॉक्टर, तब तुरंत बताएंगे अच्छा कौन परहेज नहीं या, ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ बंगाली डॉक्टर, अब तुम सोचो बंगाल वाले भी बहुत सटीक दवाई करते हैं। ठीक है, बंगाली डॉक्टर थे, ठीक है, उनसे कोई पूछा परहेज क्या है तो कहें बाल भर खा, जोन तोहरे मर करी वो खा, ठीक है, दवा खाइल करिए प्रॉपर फिट ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो वही तुम्हारे पास दवाइयों के वितरण करना जिम्मेदारी किसकी होती है? एक फार्मासिस्ट की होती है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है? पेशेंट की काउंसलिंग। पेशेंट की काउंसलिंग की जिम्मेदारी कौन करता है? पेशेंट की काउंसलिंग की जिम्मेदारी हमारे पास यही करते हैं फार्मासिस्ट। पेशेंट की काउंसलिंग यानी दवाओं का सही उपयोग की जानकारी देना एक फार्मासिस्ट का काम होता है। दवा के साइड इफेक्ट के बारे में जागरूक करना तथा निपटाना, फार्मासिस्ट हो गया ना, तो दवा के बारे में पहले जागरूक करेगा। मान लेते कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसको निपटाने का काम जिम्मेदारी किसकी होती है? फार्मासिस्ट की। ओटीसी ड्रग्स का सलाह देना। ओटीसी ड्रग्स क्या होती है? कमेंट बॉक्स में भन्न से आप लिख के दिखाइए। ठीक है, भन्न से आप लिख के दिखाइए यहाँ से।
ओटीसी दवा की सलाह देना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। ओटीसी के देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो भन्न से लिख के दिखाते हैं, ठीक है, फुल नेम। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखा, हेल्थ का प्रमोशन करना, डिजीज का प्रिवेंशन करना, मतलब तुम्हारे पास ओवर द काउंटर ड्रग्स, करेक्ट भाई, ठीक है, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, पेन किलर हो गया, ठीक, जो नॉर्मल हम खाते हैं, ठीक। अब देखिए यही 2-3 लड़के हमारे पास जो एक्टिव रहते हैं। अब तुम सोच सकते हैं ये सब जैसे मजे के साथ पढ़ते हैं और सब लोग आते हैं सर डर लग रहा है, यो लग रहा है, ठीक है। देखिए कौन है, एक उदय भाई हैं, एक शुभम जी। अब तुम सोच सकते हो ये जब तक रहेंगे तब तक एक्टिव रहते हैं, ठीक है, मतलब ये कुछ जब देखिए ये पूरा दिन नहीं पढ़ेंगे तब भी केवल 2 घंटा कॉन्सेंट्रेट होकर ये पढ़ देंगे ना, तब भी आराम से इजीली काम हो जाएगा, ठीक। और आधा लोग तो आएंगे तो कहेंगे अही सही डर लगा था, हाई नहीं करेबा, हाउ नहीं करेबा, हाई पेपरवा कब करेबा, मतलब ये नहीं, ठीक। अभी जितना टाइम बचा उसे यूटिलाइज, ठीक है। अभी मान लीजिए लेक्चर ये सब देखें, कोई दूसरा फिर अभी एक बार नोट देख लेंगे, सन बस काम खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ होती है, एक्टिव रहना जब तक। देखिए ठीक है, कुछ लड़के ऐसे गांव में होते हैं, ये तो घूमत रहा तब वो पास हो गई हो, क्यों? क्योंकि वो उतना समय पढ़ रहा था, ठीक। जब जितना 1-2 घंटा पढ़ा था मगर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहा था, तो दिना भर किताबिया लेके बैठा लाताल हो बोले गांव में ना, ठीक है। तो किताब एक्चुअल में नेक लाइक बैठा लाट मोबाइल बीच में रील देखा ताते हैं ये कहानियां हैं, ठीक है। नहीं, जब तक पढ़िए तब तक एक्टिव होके पढ़िए, जैसे अभी हम ही देखिए पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब तक रहते तो मोटिवेट होके, नहीं सलाह तरह डिजीज प्रोमेल्थ हेल्थ है, बीपी बढ़ा दी, ऐसी कह दी वैसी नहीं। जब टीचर के पास एनर्जेटिक रहेगी तो बच्चे के पास भी एनर्जी रहनी चाहिए, ठीक। लिखा हेल्थ का प्रमोशन करना, डिजीज का प्रिवेंशन करना, सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है? फार्मासिस्ट की होती है। जैसे अब बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल के प्राथमिक उपचार करना आपकी जिम्मेदारी। जी बीपी वाले पेशेंट आएंगे कि भाई प्रॉपर आप बीपी नापते रहिए, कहीं बढ़ जाएगा तब भी दिक्कत हो जाएगी, घट जाएगा तो तब भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, डायबिटीज, अब डायबिटीज वाले तुम्हारे पास जितने भी पेशेंट होने प्रॉपर डायबिटीज चेक वगैरह कराना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारे पास कोलेस्ट्रॉल देखा जाए ठंडियों में ज़्यादा खराब करता हमारे शरीर को, क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है नसों में, ठीक है। वैक्सीनेशन को करवाना आपकी फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी बनती है, ठीक। नेक्स्ट छोटी बीमारियों का इलाज करें, जैसे सर्दी हो गया, खांसी हो गया, सर दर्द हो गया, के इलाज के लिए और उपचार देना बिना डॉक्टर के पास जाए आप ही कर सकते हैं। अब इतना तो हो ही गए हैं भाई कि सर्दी हो गया, ये सब चीज़ तुम्हारे पास सब आप ही कर सकते हैं। जो थोड़ा सा मेडिकल स्टोर पे रह रहा था समझ लो वो अपने पास पड़ोसी का समझिए सिंपल सा डॉक्टर है, ठीक है। जो छोटी मोटी रहेगा वो अपने आप इलाज कर देता है। दवा का मैनेजमेंट करना इनकी जिम्मेदारी होती है। जैसे इमरजेंसी कंडीशन में ड्रग्स को मैनेज करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, किसकी? फार्मासिस्ट की। ड्रग्स की समीक्षा करने से बेहतर, समीक्षा मतलब संतुलन बनाए रखने के लिए, कंपेयर करने का, अच्छा ये इससे है, बेहतर बनाना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट में पब्लिक हेल्थ सपोर्ट में, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, की रिपोर्टिंग से सहायता करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। हेल्थ डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ में मतलब जाएंगे तो अब देखिए गाँव में लोग जाएंगे, कहेंगे भाई इस गाँव में ये बीमारियाँ फैल रही हैं, तो उसको रोकने का काम, प्रिवेंशन करने का इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। सुलभता मतलब यानी लिखा है एसेसिबिलिटी, लिखा है क्लिनिक को लंबे समय तक ओपन रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। देखिए आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, यदि आप एक फार्मासिस्ट हो चुके हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट हो चुके हैं तो आप सिंपल सा जानते हो क्या करिएगा, कभी मेडिकल स्टोर खोलिएगा तो पहले पूरी तैयारी के साथ खोलिएगा, कहीं आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से, आपके अंदर एबिलिटी हो। अभी आप नया खोलेंगे तो कहेंगे यार वो तो लवंडा दवाइयाँ नहीं दे पाए। देखिए मेडिकल फील्ड में जितना दिन तक आप रहेंगे उतना आपकी समझिए वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब देखिए लंबे समय तक ओपन करिए, जैसे ओपन अब टाइम टू टाइम, यदि आप मेडिकल स्टोर खोल दिए हैं तो सुबह जितने बजे खोल रहे हैं उतने बजे खोलिए, रात हो बरसात हो कुछ भी उससे लेन देना नहीं, उतने ही टाइम खोलिएगा भाई, और उतने ही टाइम पे बंद करिएगा, ठीक। क्योंकि यदि गाँव में रहें तो थोड़ा सा लेट तक बंद करिएगा, क्यों? ठीक है, वो तो जानते हैं रीजन। ड्रग्स को आसानी से उपलब्ध कराना आपकी जिम्मेदारी बनती है। गोरखपुर का लैंग्वेज लग रहा है, हाँ भाई गोरखपुर तो है, ठीक है। मोहल्ला हो गया, बाजारों में स्थित रहना चाहिए। मोहल्ला में मतलब यदि खोलेंगे, बाजारों में यदि स्थित रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो आप आशा करते हैं पहला क्वेश्चन आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ गया होगा। एक बार हम ओवरव्यू बताते हैं, जैसे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, ओवरव्यू भरने से सुनिएगा। कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, उतना बड़ा तुम सिंपल सा कम्युनिटी फार्मेसी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना, ये अपने पैकेट में उठा कर ऐसे जेब में रख देना। अब ये सब के बारे में देखिए, ये फ्लो चार्ट बना दिया, इसके हेडिंग डाल के बना चुनाव 2 लाइन लिख दो, इसको हेडिंग डाल के बना चुनाव 2 लाइन लिख दो, इसको हेडिंग डाल के 2 लाइन लिख दो। अब बताओ तुम इसको 2-2 लाइन लिखोगे
1 2 3 4 5 6 7। अब एक लाइन छोड़ छोड़ के जब हेडिंग डालोगे तो बताओ 2 2 लाइन तुम लिखोगे, 7 दूनी 14, 15 लाइन हो गया। एक पेज वो भर गया, एक पेज पे फ्लो चार्ट, 2 पेज बन गया, भरना से गया 2 नंबर 5 नंबर ले जा, कोनो टेंशन है। तो इस तरह से आपको क्या कर देना है, यहाँ से पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट में जो ये क्वेश्चन नहीं बोला जाए भाई, ये हीरा चीज़ है। क्यों? क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन से देखा जाए तो हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग प्रिस्क्रिप्शन, ये हर साल क्वेश्चन रखा ही रखा गया है। ठीक, तो आपके सामने दिया गया है, यहाँ से क्या लिख रखा, आप ध्यान से सुनिए। पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लिखा डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन के तुम्हारे पास कितने पार्ट होते। पहले सबसे बताना प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। ठीक, प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट होते हैं, इसको पूरा अच्छे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, आपके सामने एकदम अच्छे तरीके से, एकदम स्लो लेवल में, मतलब एक लुल लेवल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, अभी हम प्रिस्क्रिप्शन बताते हैं एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, आप गए किसी हॉस्पिटल में, ठीक, तो एक भन नसीब कहते हैं पहले पर्ची कटाओ, डॉक्टर का फीस कितना बहु, कहना 500 बहु, ठीक, चला कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर डॉक्टर यानी जो तुम्हारे पास हॉस्पिटल रहेगा उसका बढ़िया बढ़िया बड़बड़ाई रही कि हाई डॉक्टर यहाँ मल्टी हॉस्पिटल में बैठल है, हाई बड़ी तगड़ा डॉक्टर बैठल है, हाई बैठल है, हाउ बैठल है, मतलब बढ़ा चढ़ा हॉस्पिटल के बारे में लिखल रही, यहाँ नाम लिखल रही। यहाँ तो हर क्या देख रहे तुम्हारे पास, यहाँ से मेल अथवा फीमेल लिखे, ऐसे उस पर कितने मेल अथवा फीमेल रहते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास पता रहता है, उसके बाद तुम्हारे पास अब तो फ़ोन नंबर वगैरह भी रहता है। इतना हो गया यहाँ से। अब होता क्या है, प्रिस्क्रिप्शन में जाते ही आपका पूरा नाम, डेट, पूरा सेक्स वगैरह क्या है, ठीक है, सब, यानी मेल है कि फीमेल है, पता क्या है, कितना वेट है, तो वेट वगैरह भी यहाँ पर जो अच्छे हॉस्पिटल रहते हैं वेट होगा, ब्लड प्रेशर सब कुछ ऐसे वेट ऐसे करके लिख देते हैं, बीपी ऐसे करके लिख देते हैं। हम सब लोग भी जब सरकारी में काम करते थे तो ये सब करते थे पर्ची पे, जैसे डॉक्टर के पास रहते ही बैठते थे, डॉक्टर के बगल में कुर्सी बैठते थे, ठीक, यहाँ पर डॉक्टर बैठे तो उसको पहले वेट करते थे, बीपी लेते थे, तब डॉक्टर के पास यहाँ पर टेबल पर भेजते थे। ठीक है, तो वो तुम्हारे पास होता था। अब यहाँ से डॉक्टर ऐसे RX करके जो दवाइयाँ वगैरह लिखना रहेगा लिख देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पूरे, यदि प्राइवेट रहेगा तो डॉक्टर का ब्यौरा वगैरह भी रहता कि MBBS MB आर्थो क्या किए, ये होता है। तो ये जो पर्चा बन के तैयार हो गया उसी को क्या बोला जाता है, प्रिस्क्रिप्शन बोलता है, जो डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, कंपाउंडर थे सर, क्या नहीं, कंपाउंडर नहीं, जब ट्रेनिंग जाओगे ना, ठीक है, ट्रेनिंग जाओगे, अभी तक हम ऑलरेडी तुम्हारे पास मेडिकल स्टोर पे काम किए थे, जैसे तुम्हारे पास मेन डॉक्टर थे तो यहाँ पर हम सब लोग बैठते थे, डॉक्टर के पास बैठते थे। देखिए, एक विशाल यादव करके डॉक्टर थे। अब तुम सोचो, हम सब लोग की फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन करने में हालत खराब होती है ना, तो बंदा सीधे बता देता है, तो बीटा, ठीक ऐसे बोलता था, बीटा, इसको बीटा ब्लॉकर में ये दवा चला दो फिट हो जाएगा। हम कहें को क्लासिफिकेशन की दम से माँ की ऐसी तैसी कर दिया था भाई, अब सोच सकते हो। ठीक है, अब वो जो फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन हम सब लोग डरते हैं ना, वो खट 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 बताते थे। अब जैसे मान लेते हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, हाइपरटेंशन तक क्लासिफिकेशन, अब बताते थे क्लासिफिकेशन में ये कैटेगरी में ऐसे आओगे, 60 टर्म में जो ड्रग्स थी ये वाली, इसको प्रयोग करो, अभी देखो 10 मिनट में ये बंदा भानना से सही हो जाएगा। और एक्चुअल में रियलिटी में हम सब लोग दवा लाते थे, उसको इंजेक्शन लगा के 20 से 25 मिनट तक रखते थे और बंदा टर्न होकर खड़ा होकर जाता था। इतना खतरनाक डॉक्टर होते हैं भाई, ये गवर्नमेंट है। अब तुम सोचो 2-2 ढाई लाख रुपया सैलरी है उनकी। अब लुल्ल वाले डॉक्टर तो है नहीं, ठीक है, जो बढ़िया से पढ़े हुए, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं। अब तुम सोचो वो बंदा, ठीक है, केवल शर्ट और पैंट जूता पहन के आता था, एकदम से VIP नहीं, ज़्यादा नहीं VIP नहीं, नॉर्मल, ठीक है, बंदा आता था कि नहीं फिटिंग से एकदम से जूता टाई बेल्ट लगा कर, ऐसे नहीं, नॉर्मल तुमसे बोलेगा ऐसे ना कि पता नहीं चलेगा कि MBBS डॉक्टर है। ठीक है, ऐसे सीधे आवा मर्दे बैठा कहाँ जाता था, ऐसे बोलता था बंदा। हम कहें यार गजब हो। ठीक है, अब तू सोच सकते, उसी पर्चे को ही क्या बोला जाता है, प्रिस्क्रिप्शन बोला जाता है। अब ये लिखा क्या हो गया, लिखा यह है, ठीक है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लेकर यानी औषधि विक्रेता तक, तका नहीं तक इसे लिख दिएगा, ठीक है, ये गलती से हो गया होगा, एक लिखित आदेश होता है जिसमें किसी रोगी को दवा प्रस्तुत करने के लिए, उसे वितरित करने के लिए निर्देश शामिल होता है, उसी को प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, डॉक्टर द्वारा इसे लिखा जाता है, डॉक्टर से लेकर, डॉक्टर मतलब आदेश देता कि भाई ये हम दवा लिख दिए, तुम इसे, अब पेशेंट या पेशेंट के कोई परिजन फार्मासिस्ट के पास ले जाते हैं, फार्मासिस्ट उस दवाइयों को निकाल के प्रोवाइड कराता है। तो वो जो पर्चा लेकर जाता है उसी को क्या बोला जाता है, प्रिस्क्रिप्शन बोला जाता है। अब समझ गए प्रिस्क्रिप्शन एक्चुअल में रियलिटी में हो क्या रहा है। प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसी विधि, ठीक है, विधि या
प्रतिनिधित्व करता है जिसके माध्यम से रोगी को उपचार का तरीका, ठीक है, प्रदान किया जाता है। मतलब डॉक्टर जो तुम्हारे पास लिखे रहते हैं उस प्रिस्क्रिप्शन से देखकर हम बता देते हैं अच्छा इनको ये बीमारी है, ठीक है। जैसे कोई लीवर संबंधी डिजीज है, ठीक है, राइट एंड अंडर द फिजिशियन फॉर द फार्मासिस्ट इज द करेक्ट भाई, ठीक है। मतलब वो तुम्हारे पास एक तरह का जो फिजिशियन के द्वारा लिखा जाता है फार्मासिस्ट के लिए, कि फार्मासिस्ट जाने कि इसमें क्या क्या लिखा हो, दवा पेशेंट को देगा, पेशेंट खाएगा, टन्न होकर घूमेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। प्रिस्क्रिप्शन केवल फिजिशियन लिख सकते हैं, डेंटिस्ट लिख सकते हैं, डेंटिस्ट मतलब दांत वाले डॉक्टर, वेटनरी वाले डॉक्टर, तुम्हारे पास वेटनियर, ठीक है, वेटनियर हो जाएगा, ठीक है। वेटनियर मतलब तुम्हारे पास जो गाय भैंस वाले डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तथा लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एनिमल वाले डॉक्टर होते हैं, वही जानवर वाले डॉक्टर होते हैं। अब देखिए यदि आप भी जैसे हमारी एक्टिविटी होती है सेम टू सेम एनिमल की भी एक्टिविटी होती है। जैसे गाय भैंस को भी गैस बना है ना, ठीक है, जैसे हम पेंटाप्रोजोल डोम्प्रिडोन खाते हैं ना, तो एक फिर खाते हैं तो हमसे लिखा जाए 3 गुना, तो 2 या 3 गोली खिला हुआ फिटी आ जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर की रिक्वायरमेंट से बुखार हो गया, मतलब आपको गैस और गाय और भैंस को, ठीक। तो एक्चुअल में क्या करिए, ठीक, 2 ठी आपको क्या करना पड़ेगा, पीसीएम लेना पड़ेगा, पैरासीटामॉल लेना पड़ेगा, 5 दूना 10 यानी 1000 mg हो गया। यदि मान लेते हैं तुम्हारे पास 3 कुंटल का रहे, 3 कुंटल का रहे तो कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, 2 तो पैरासीटामॉल लेना पड़ेगा, उसके साथ कोई एक गैस की दवा और एक कोई और, ठीक है, उसी को खिला देंगे ना, ठीक है, तो फिटी आ जाएंगी। भैंस वही सेम टू सेम जैसे हमारी मैकेनिज्म उसकी मैकेनिज्म होती है, बट एडवर्स कंडीशन में खतरनाक रहे तो प्लीज़ आप दवा न दीजिएगा, ठीक है, फिटी आ जाएंगे ठीक है, तो मस्त हो जाएंगे, ठीक। प्रिस्क्रिप्शन हर पेशेंट के लिए क्या होता है, स्पेशल होता है। ये मत समझना कि अच्छा अरे मैं चाचा का आइलल ठीक है गई ना हो, हम को दर्द में उनका प्रिस्क्रिप्शन लिख जाइए, दवाई ले लिया, ऐसा मत करिएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि हर एक तुम्हारे पास डॉक्टर का क्या होता है, ठीक है, अलग अलग डॉक्टर का भी अलग अलग पेशेंट का होता है, उनको कौन सी कंडीशन थी क्या थी तो वो डॉक्टर समझ रहा है। ऐसा नहीं कि वो पर्चा उठाएं हम भी दवा करा के लेके आए, ठीक। कुछ कंडीशन में होता है जैसे हमें दाद मान लेते हुआ हमें, तो हमको ये कैसे क्रीम लगा, जैसे ठीक है, क्लोपियस लगा लिए, ठीक है, क्योंकि वो ब्रांड दवा है, मैक्लोड की देती है। अब वो हम लगा दिए तो फिट हो गया, कोई और पर्सन को देता तो हम सजेशन दे सकते हैं कि ये लगा लो तो फिट ही आ जाएगा। अब ये बता देना तो यानी फ्लूकोनाजोल खा लेना, ये इंजेक्शन लगवा देना, इतना कर लेना फिट ही आ जाएगा, तब तो दिक्कत हो जाए। क्रीम वगैरह उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, नहीं, ठीक है, हाँ, कीटोकोनाजोल ऊपर से खाते हैं, ठीक है। यदि क्लोपियस के नाम से तुम्हारे पास आता है, वो दाद में बड़ी तगड़ा काम करता है भाई, ठीक है, क्योंकि पेटेंट होता है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन हो गया। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हमसे पूछा है, पार्ट में देखा जाए तो उसमें क्या लिखा रहता है, डेट लिखा रहता है पूरा डिटेल में, ठीक, एक डेट लिखा रहता है, नेम होता है और उस पर्सन का, ठीक है, नहीं लिखा है क्या, ठीक, अभी यहाँ पर्चा हम बना देंगे, ठीक है। देखिए एक उसका क्या होता है, डेट होना चाहिए, नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए, एड्रेस ऑफ पेशेंट, ये पूरा डिटेल में पेशेंट का होना चाहिए। यहाँ पर यानी सुपर प्रिस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन में तुम्हारे पास RX लिखा होना चाहिए। RX वही लिख सकते हैं जो तुम्हारे पास फिजिशियन, डेंटिस्ट ये सब रहेंगे तभी लिख सकते हैं। आप नहीं लिख सकते कि नहीं हम ही फिटिया देते हैं या RX लिख के, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इनक्रिप्शन, इस, ठीक है, लिखा इनक्रिप्शन में क्या होता है, इस ड्रग्स, इसमें क्या हो जाती है, इसमें ड्रग्स लिखी जाती है, चाहे टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, किस क्या क्या चीज़ है वो लिखी जाती है। और सबक्रिप्शन में इसमें फार्मासिस्ट के लिए निर्देश होते हैं कि दवा को डोजिंग कैसे करनी, यानी डोजिंग मतलब क्या होगा, कितनी मात्रा देनी है, 1 गोली, 2 गोली, 4 गोली, 10 गोली, 20 गोली, इसमें दिशा निर्देश दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर का पूरा अच्छे तरह से सिग्नेचर होता है। ट्रांसक्रिप्शन में दवा कब और कैसे लेनी है, OD BD ये कैसे लेनी है उसको बताता है, ठीक। लास्ट में तुम्हारे पास डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन, यानी डॉक्टर का नाम होना चाहिए, साइन होना चाहिए, यदि हो सके तो फ़ोन नंबर, मोस्टली फ़ोन नंबर नहीं होता है, ठीक, बट इतनी चीज़ें होती ही होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके बारे में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकेगा तो क्या करिएगा, इसी के नीचे या दूसरे पेज पे एक पर्चा बना दीजिएगा, पर्चे में किसी का डॉक्टर वगैरह का नाम लिख दीजिएगा, हम PDF में मेंशन कर देंगे, ठीक है। यदि बुक में हमारे पास यहाँ अंदर चली गई, ठीक है, हम यहाँ आ गए, ठीक, तो आप यहाँ से हो सकेगा एक ऐसे पर्चा बना दीजिएगा, ठीक है, ऐसे क्या करके, जैसे ये बोले नहीं है, ऐसे पर्चा बना दीजिएगा, ठीक है, नाम पता वगैरह लिख दिए, RX लगा लिख दीजिएगा, 1-2 दवा का नाम, पैरासीटामॉल वगैरह, यदि पैरासीटामॉल लिखेंगे तो टैबलेट लिख देना, कैप्सूल लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ सिरप लिख सकते हैं। तो ऐसे यदि TB रहेगा तो समझ लो टैबलेट हो जाएगा, CAP रहेगा तो समझ लो कैप्सूल हो जाएगा, या UP रहेगा तो सिरप हो जाएगा, वो समझ जाते हैं अपना, ठीक। तो ये पर्चा आप थोड़ा सा बना दिए, यहाँ डॉक्टर को लिख, डॉक्टर झटका का नाम लिख देना, MBBS MD आर्थो वगैरह लिख
सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे किसी भी एक तुम्हारे पास वो पर्चा प्लीज़ बना देना, एक पर्चा बना देना, अपना काम हो जाएगा, ठीक। सिरप वगैरह डोजिंग कर देना, जैसे मान लेते पैरासीटामॉल करके, ठीक है। पैरासीटामॉल हमारे यहाँ जैसे तुम्हारे पास कई कई डॉक्टर होते पीसीएम ऐसे करके 2, ऐसा मतलब 2 टाइम है। और मान लेते तुम्हारे पास क्या हो जाएगा पेंटॉप, ठीक है, मान लेते पेंटॉप डीएसआर लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके एक मतलब 1 टाइम, या कोई लिख देता है बीडी, और ये तुम्हारे पास क्या लिख देता है ओडी, बीडी मतलब 2 टाइम, ओडी मतलब 1 टाइम। तो ये सब तुम्हारे पास काम होता है। हाँ ये सब थोड़ा सा एक पर्चा बना देना भाई, ये पर्चा बना देना, दोबारा बोल रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन लिख के, ये लिख के एक पर्चा बना के सब उस पर ब्यौरा बना देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास वर्बल कम्युनिकेशन क्या दिया है जी, कर दिया व्हाट डू मीन बाय द वर्बल कम्युनिकेशन, यानी वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, गिव द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब बताइए वर्बल, तुम बताओ, हम ऑप्शन देते हैं। वर्बल यानी टीडीएस मतलब 3 में, यानी दिन भर में 3 बार। अब बताओ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन बोलिए भरने से क्या होता है, ठीक, बोलिए। जो हम बात करते हैं बोल के, मुंह के द्वारा किया जाता है उसे हम वर्बल बोलते हैं, जो लिख के कहता है उसे हम नॉन वर्बल बोला जाता है। ये कम्युनिकेशन का सिंपल सा एक तरीका होता है। तो क्या लिख रखा वर्बल कम्युनिकेशन, सबसे पहले बताना इसका फायदा और नुकसान बताना पड़ेगा, ठीक। तो हम पूरा डिटेल में बताते हैं, ठीक। ओरल कम्युनिकेशन जिसे बोला जाता है, डॉक्टर की हैंडराइटिंग पुअर क्यों होती, क्यों, अभी हम रीजन बताते हैं। देखिए अभी फार्माकोलॉजी आपको हम दिखाएं तो आप कितने में पढ़े होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतना मोट पढ़े होंगे, ठीक है। मान लेते हैं आपके पेज में 200-250 पेज होती है, बस इतना ही होती है। बट उनका क्या होता है जानते हो, अब तुम तो फार्माकोलॉजी इतनी मोटी बुक होती है, इतनी बुक अब कहते हैं 1 साल में कवर करना रहता है। उनका सेमेस्टर वाइज परीक्षा होता है, ठीक है, एमबीबीएस वालों का, ठीक है, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास प्रिस्क्रिप्शन है, वो उनका देखा है सेमेस्टर वाइज पेपर होता है। तो वो सब फास्ट नहीं लिखेंगे तो उतना कवर ही नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। तो वो सब बहुत फास्ट लिखते हैं, तो फास्ट लिखने के नाते तुम्हारे पास खराब होती है। बट ऐसा नहीं कि पुअर होती है, बट बहुत बढ़िया किसी किसी की होती है, ठीक है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, उनका दिखाएंगे तो आप कहेंगे ये का लिखे हैं भाई, वो केवल एक ही मेडिकल मतलब पूरे हॉस्पिटल में, मतलब एक तुम्हारी बहुत तुम चलो हम जानते हैं कम से कम 25-30 बीघा में वो पूरा होगा, ठीक है, ठीक है, कैंपस होगा और हर एक प्रकार के डॉक्टर बैठते हैं। अब हम जानते हैं 4 फ्लोर है, उस फ्लोर में से कोई भी बंदा समझ नहीं पाता उनकी राइटिंग, केवल एक ही मेडिकल स्टोर वाला समझता है, और एक्चुअल में समझता भी नहीं, अंदाजिया दवाई देता है, ठीक है। ताते तुम्हारे पास वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कैसे होता है, इसमें समझते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन को मौखिक यानी ठीक है कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। जैसे हम आपसे बोल के ले रहे हैं, ठीक है, सब कुछ लेक्चर ले रहे हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन। बट आप लिख के कर रहे हैं तो नॉन वर्बल हो जाएगा, ठीक है। अब हो कह रहा है, जैसे मान लेते हैं आप बैठ के यहाँ पर, ठीक है, दोनों तरह से चैटिंग कर रहे हैं, किसी से आप बैठ के चैटिया रहे हैं, वो जान ही रहे हैं किससे चैटिया रहे हैं। तो जब चैटिंग मार रहे हैं तो नॉन वर्बल होता है। जब वीडियो कॉल से बोल के बतियाएंगे, ठीक है, बोल के बतियाएंगे, ठीक, तो वर्बल हो जाएगा। इसमें क्या कहते हैं, शब्दों के माध्यम से विचारों, भावनाओं तथा सूचनाओं आदि का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, यानी मौखिक संचार जिसे बोलते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में यह सबसे आसान व तुम्हारे पास पावरफुल कम्युनिकेशन में से एक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी बात, ठीक है, यानी व्यक्ति अपनी बात क्या करता है, आसान भाषा से आदान प्रदान कर सकता है। जैसे पेशेंट आया, ठीक, अब बोलेगा वो लिख के दे देगा, कहेगा तू लिख के दा। अब पेशेंट बताओ लिख ही वाला नहीं है, तो वो क्या कर देता है, ठीक है, ठीक। तो वो भी जैसे मान लेते डॉक्टर भी बोलेगा वो भी बोलेगा, तो दोनों कोई बात हम समझ सकते हैं। जैसे डॉक्टर बोला दिक्कत बा, अब बोला दिक्कत बा, मतलब धीरे से बोला, बहुत स्लो मोशन में बोला तो समझ लो बहुत दिक्कत बा, ठीक है। तो उनकी भावनाओं को भी हम क्या कर देते हैं, इस बातों में हम पकड़ लेते हैं। तो वही लिखा है, ठीक है, यानी बात क्या हो जाती है, आसान भाषा में आदान प्रदान की जाती है, जिसे हम कम्युनिकेशन बोला जाता है, ठीक। इसमें शब्दों का उपयोग अपनी भाषा में डॉक्टर पेशेंट आसानी से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा होती है। अब हम सब लोग रहते हैं, ठीक है, हम सब लोग हैं ना, तो कोई आता भोजपुरी में बतियाएगा, कोई आएगा तो एकदम से, ठीक है, हिंदी मस्त झाड़ेगा, कोई थोड़ा सा एजुकेटेड रहेगा, थोड़ा सा अपने आप को पढ़ा समझेगा, तो ठीक है, वो थोड़ा सा इंग्लिश भी पीट देगा उसी में, ठीक। तो वो तुम्हारे पास होती है। तो वही लिखा है, शब्दों का उपयोग अपनी भाषा में डॉक्टर तथा पेशेंट आसानी से बात करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो आपके सामने ये रखा वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक। ये हो जाएगा इनमें। अब इनके तुम्हारे पास कई टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन देखा जाए तो तुम्हारे पास लिखा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या करें, 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर बात करते हैं तो उसे इंटरपर्सनल बोलते हैं। मतलब एक बंदा यहाँ एक बंदा यहाँ, जैसे डॉक्टर और यानी पेशेंट अपने बात करते हैं तो उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। 2 व्यक्ति आमने सामने बात करते हैं।
पब्लिक कम्युनिकेशन मतलब एक आदमी खड़ा होकर आगे बहुत सारी जनता रहेगी, उसको सबको संबोधित करेगा, उसको हम पब्लिक कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक, तो इसको बोला जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास डिस्टेंस कम्युनिकेशन, मतलब क्या कर देते हैं, जैसे कोई बहुत दूर है, फ़ोन से बतिया रहे हैं, अरे डॉक्टर साहब वो पेशेंट आगे लावा तो नहीं था, तो बोलेंगे तो हम फ़ोन के द्वारा, तो उसे हम डिस्टेंस कम्युनिकेशन बोलते हैं। इस माध्यम से बात करना, ठीक है, किसी माध्यम के द्वारा, माध्यम हो सकता है फ़ोन हो सकता है, वीडियो कॉल हो सकता है, वॉइस कॉल हो सकता है, चैटिंग वगैरह, ठीक नहीं होता है। ठीक है, अब थोड़ी ना जैसे मान लेते हैं, अब कोई पेशेंट आ गया तो बोल देंगे इंस्टाग्राम पे डॉक्टर साहब आवा, तो पता है इंस्टाग्राम कहिया खोली है, बिहान खोलना तब तक यहाँ तक लिनिक देनी हो जाएगी, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है जो तेज़ी से होती है, और याद रखना ये सबसे सूटेबल होता है और ये इसकी तुरंत रिएक्शन हमें मिल जाता है। जैसे हमसे बोले आप, जैसे आपके टीचर आपके सामने आप बोले तैयार हो गए कि नहीं हो, तो कहा बा हो गए, यदि तुरंत पूरा तैयार है तो हाँ सही हो गए, तो ऐसे बोल देंगे, बस काम हो जाएगा। ठीक, एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन का फायदा क्या, वर्बल कम्युनिकेशन में तुरंत क्रिया प्रतिक्रिया मिल जाती है, जैसे आप बोलें उसको तुरंत वो भी जवाब दे दिया, बस काम खत्म। ठीक, तो ये हो गया। विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, क्या लिखा है, एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन से, ठीक है, यानी समस्या सुनकर समाधान कर सकते हैं, हाँ ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये लिखा विचारों को, ठीक है, विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता विद द हेल्प ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक, नेक्स्ट में भावनाओं तथा टोन, बातों को प्रभावशीलता बनाने के लिए, जैसे कोई आदमी टोन से बोलता है, ठीक है, जैसे पी के देखेंगे, अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब कोई बोलेगा कैसन बड़ा हो, अच्छा बाड़ी, ठीक है, ये बोल अच्छा बहुत बढ़िया मन ही रहना, मतलब ऐसे लय में जब बोलेंगे तो वो टोन और भावनाओं को भी देखकर हम क्या कर सकते हैं, उनकी फीलिंग को समझ सकते हैं। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन का है, यानी बात की बचत, इसमें समय की बचत होती, समय की बचत मतलब अभी हम लिखें, ठीक, अब बताओ इतना हम लिखेंगे तो कम से कम 1-2 मिनट तो लगभग करेगा। ठीक, बट हम पढ़ना चाहें तो इसे क्या, वर्बल कम्युनिकेशन तुरंत प्रक्रिया देता है, स्पष्ट रूप व्यक्त करता है, टोन और भावनाओं को प्रभावशीलता होता, समय की बचत करती, फार्मासिस्ट के लिए होती सहज, बस इतना काम खत्म। तो ये पढ़ने में अलग और लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो समय की बचत भी इसमें क्या होती है, ठीक होती है। अभी जैसे मान लेते हैं डॉक्टर को कुछ करना है, कहेंगे तू भेज दिया, रिपोर्ट भेज देना, लिख देना, तो हम पहले रिपोर्ट का फोटो खींचेंगे, लिखेंगे, तब उन्हें भेजेंगे। ठीक, ये प्रक्रिया होगी। बस हम फ़ोन से करेंगे कि भेज दे डॉक्टर साहब देख लिया, बस 1 सेकेंड, या तो तुम्हारे पास 1 सेकेंड है, 4-5 सेकेंड में काम हो गया। तो इसमें समय की बचत होती है। फार्मासिस्ट द्वारा, ठीक है, फार्मासिस्ट द्वारा सहज स्पष्टीकरण होता, क्या होता है, सहज स्पष्टीकरण होता है, उसको हम क्या बोलते, वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक, तो ये एडवांटेज होगा भैया, दुनिया में याद रखना, एडवांटेज है तो किसी चीज़ का डिसएडवांटेज भी है। इस विधि से पेशेंट अपनी भावनाओं को बात, ठीक है, बता सकता है, यानी बात अपनी भावनाओं को बता सकता है, यानी फीलिंग को बता सकता है। जैसे आंखों आंखों में नहीं लोगों को प्यार हो जाता है, उसी तरह से आंखों आंखों में यहाँ बातों बातों में प्यार हो रही है वर्बल कम्युनिकेशन में। बातचीत के माध्यम से आसानी से लिखा, नियंत्रित और समझा जा सकता है। ठीक है, आसानी से बात में समझा जा सकता है। ठीक, तो ये होना चाहिए। और कभी कभी बहुत मज़ा आता है, कोई बूढ़ पेशेंट आ जाता है, मतलब कान में चिल्ला रही बाबा बाबा हो, ठीक है सुनबा नहीं करते हैं। ठीक, बट किसी तरह से कम्युनिकेट करके हम सब लोग मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि हम सब लोग भी एडल्ट हैं, आप भी एडल्ट जाएंगे ना, ठीक है, तो आपको मज़ा आएगा उस सब में करने करते करते करते। ठीक है, बट गुस्सा मत करिएगा किसी के ऊपर। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, इनका नुकसान क्या है, ठीक है, वो लाभ था यहाँ पर। जो लोग होते हैं उनके लिए किसी यंत्र की ज़रूरत होनी चाहिए, मतलब जैसे मान लेते वार्ड में कोई ना कोई एक होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, आपके पास कोई ना कोई फ़ोन होना चाहिए। अब फ़ोन नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, मौखिक, ठीक है, संचारण लंबे संदेशों के लिए यानी अनुमुक्त नहीं है, मतलब जो लंबा संदेश रहे, जैसे मान लेते अभी तुम्हारे पास, ठीक है, एक वो लैब रिपोर्ट देना है, तो लैब रिपोर्ट क्या करेंगे, बोलेंगे लेफ्टी इतना व के एफ्टी इतना, बिलुरुबिन इतना, केराटिन इतना 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 इतना, तब तक जब तक लिखी तब तक पागल हो जाए, तो इसीलिए तुम्हारे पास ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो ये छोटे चीज़ों के लिए है। ठीक, नेक्स्ट में ओरल कम्युनिकेशन का संदेश अल्पकाल के लिए होता है, जब तक हम बोल रहे हैं तब तक आपको हो रहा है, बस इतना ही चीज़ें चल रही हैं। ठीक, ओरल कम्युनिकेशन की बात वैध नहीं होती, जैसे हम आपसे बोल दिए, ठीक है, हम आपको 1 लाख बिहान दे देंगे, ठीक है, तो आप कहेंगे सर जी तू तो काले बिहान 1 लाख देवे, ऐसा बोलेंगे ना। ठीक, तो बोलेंगे 1 लाख था, हमको बिहान भर बोल दे ना कहा काले का कह लेवा, ठीक है, तो वही चीज़ें होती, ये वैध नहीं होती, बट कागज़ पे कहीं लिखा रहेगा तो भैया फोटो कहीं कोनो खींच ली ये समय, ठीक है, तू कागजा फाड़ के फेंक दो तो फोटोआ रखल रही तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। ठीक, तो वो चीज़ें हो रही हैं।
ओरल कम्युनिकेशन किसी भी प्रकार की खामियों के लिए किसी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसा भी ये होता है, जैसे 3-4 लोग रहे हैं, कोई के बोल रहा है, वो कहले हम नहीं बोल रहा, हम नहीं बोल रहा, हम नहीं बोल रहा, मतलब तीनों चारों लोग बोल देंगे हम नहीं बोले हैं, ठीक है, तो वो तुम्हारे पास उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता है। ओरल कम्युनिकेशन ना सूटेबल फॉर, ठीक है, बहरा आदमी के लिए, मतलब जो बहरे आदमी होते हैं जो सुन नहीं सकते, ओरल कम्युनिकेशन नहीं है, तो उन्हें सांकेतिक भाषा में हम बात करते हैं, बाबा खैला खैला ऐसा बोलते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग उन्हें संकेत देते हैं। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में। किनके बारे में? हमारे पास सिंपली देखा जाए वर्बल कम्युनिकेशन। तो सिंपल सा जो क्वेश्चन हमसे पूछा था वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद बता दिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिए हैं, ठीक है। हाँ, गैस्टर टाइप में करेंगे, ठीक है, अपनी बॉडी पोस्चर से मेंटेन करेंगे, वो भी क्वेश्चन पूछा गया बॉडी लैंग्वेज का आपके बारे में, ठीक है, ठीक, ठीक है, पिक्टोग्राम वगैरह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है डिस्क्राइब वेरियस स्टेज इन्वॉल्व द पेशेंट काउंसलिंग। जब पेशेंट काउंसलिंग होती कितने स्टेज इसमें इन्वॉल्व होते उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रखा, कैसे लिख रखा है, तो उसको आपको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, इसका स्टेज कितना होता है, सबको अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा। तो आपके सामने पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, देखिए पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है। सबसे पहले होते क्या, कोई पेशेंट आएगा तो उसे भर्ती हो जाएगा, ठीक, जब भर्ती हो जाएगा तो आप रजिस्टर लेके जाएंगे, कहेंगे साहब अपन नाम बतावा, गांव बतावा, कितना दिन से दवाई खाता था, हई हऊ, मतलब एकदम से तम थे खतरनाक टाइम में हेन तेन लंटेन सब कुछ आप पूछ डालेंगे उससे, ठीक है। तो वही पेशेंट काउंसलिंग होता है, मतलब पेशेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन एक कागज़ पे नोट कर देना पेशेंट काउंसलिंग कहलाता है, बस इतना समझिए। पेशेंट काउंसलिंग का मतलब है कि पेशेंट को उसकी बीमारी, मतलब बीमारी और बीमारी की हिस्ट्री, यानी डिजीज और डिजीज की हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, एज, नेम, एड्रेस के बारे में संपूर्ण समझना, जिससे वो ठीक से इलाज ले सके, डिजीज को फैलने से रोका जा सके, वो पूरा हम एक कॉपी पे नोट कर देंगे उसके कहे के अकॉर्डिंग, ठीक, उसी को पेशेंट काउंसलिंग बोलते हैं, यानी पेशेंट की हिस्ट्री भी रखा जाता, पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, होता क्या, सबसे पहले लिखेंगे जैसे पेशेंट की बीमारी जाने कि भैया कौन कौन बीमारी भइल बा, कई बवासीर हो गई बा, कई बार हाइड्रोसील हो गई बा, पोता बढ़ गई बा, तो उसकी हिस्ट्री पूछेंगे, भाई कितने दिन से पोता फूला हुआ है, यानी हाइड्रोसील आपको कितने दिन से हो, कहीं वो बंगलिया के यहाँ करौली वाली मेडिकल स्टोरेज चौराहा ले ले लाली, तो ये सब भी आप उसका नेम पूछेंगे, ठीक है, एज पूछेंगे, सब कुछ एड्रेस वगैरह सब डिटेल में लिखेंगे। तो उन सबको क्या करते हैं, संपूर्ण समय यानी समझना, जिससे वो ठीक से इलाज ले सके, उसी को क्या बोलते हैं, ठीक, और डिजीज को फैलने से बचाया जा सकते, उसी को क्या बोला जाता है बाबू, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग बोला जाता है, ठीक। तो ये हो गया इनके बारे में। इंपॉर्टेंट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, सबसे पहले बेनिफिट ऑफ द पीसी, यानी पेशेंट काउंसलिंग का फायदा क्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट और बेनिफिट बात एक ही है, ठीक। अब क्या लिख रखा, ड्रग्स का सही उपयोग सुनिश्चित करना, ये पेशेंट काउंसलिंग की हो, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, देखिए अब पूरी डिजीज की कंडीशन वगैरह जान लिए, ठीक, पूरी डिजीज की कंडीशन जान लिए हैं, तो अब कौन सी दवाइयाँ चलाना है वह सुनिश्चित करेंगे आप, ठीक। नेक्स्ट में ड्रग्स का साइड इफेक्ट की जानकारी हो जाएगी, जान जाएगा अच्छा ये दवाई खाना तो इनके एलर्जी हो जाला, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है, ना के बराबर देंगे, या उसको कोई एंटी एलर्जन देंगे जो उस दवाई से एलर्जी न करे, ठीक है। पेशेंट का भरोसा बढ़ाना, मतलब पेशेंट को मोटिवेट करना, ठीक है। और याद रखिए भाई आप फार्मासिस्ट हैं, यदि आप दुकान खोल दिए हैं, सही से आप पेशेंट को आप क्या करें, मोटिवेट कर दिए हैं, ठीक है, भरोसा बढ़ा दिए, तो वो यदि आपके ऊपर भरोसा जीत चुका तो पूरी जिंदगी जब जिएगा तब तक आपकी दुकान से वो दवाई लेकर जाएगा। तो पेशेंट का भरोसा बढ़ाना ये पेशेंट काउंसलिंग करता है। ड्रग्स का एब्यूज तथा मिसयूज तथा एब्यूज को रोकना, क्योंकि हमें डिजीज की कंडीशन पता चल गई तो हमें पता सटीक अच्छा यही दवाई चलाना है कि नहीं, अंदाजिए चलावा, अच्छा हाई आज चला दे, एक हफ्ता चलो ना, ठीक भल कि ना हो ना, गुरुदोस्त ठीक ना भल, अच्छा हाई नहीं हाई चलावा, मतलब तुक्का मारेंगे, ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्रग्स का सही यानी सही समय सही क्वांटिटी में देना चाहिए, सही समय मतलब जैसे लो भैया गोइल, ये भी ना, ठीक है, एक बार बताना भाई ये वीडियो कट गया है क्या, वीडियो कट गया है कि उसी के चल रहा है, ठीक है, एक बार स्किप करके देख कितना वीडियो है, क्योंकि इस समय वीडियो में इनकरप्टेड वगैरह की प्रॉब्लम आ जा रही भाई, ठीक है, वीडियो आधा कट के चला रहा है। अच्छा है, क्या हुआ सर, घर कौन में है, रहते हैं लोग बनारस में, ठीक है, ये बताना, ठीक है, ये बस चल रहा है ना, चलो चल रहा है कि नहीं, कितने मिनट तक चला, ये नहीं है कोई कट गया ऐसा वीडियो कि फिलहाल कट के उतना चला गया है, चल रहा है कि नहीं,
ठीक है, वीडियो चल रही, प्रॉपर आवाज़ आ रही है कि नहीं ऐसा हो रहा है कि अभी तुम सोचो वहाँ पर हम एटलीस्ट 25-30 मिनट का वीडियो बनाए थे, बट यहाँ पर शो कर रहा हूँ ओनली 1 मिनट। ठीक है, वो कट गया है वीडियो कि नहीं, ये देखना है एक बार, पीछे करके देखना चल रहा है कि नहीं पूरा वीडियो। ठीक है, अब चल रहा है, आवाज़ क्लियर है। ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं, तो हम आगे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वहीं पर चल रहा है, चलो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो लिखा सही, यानी तुम्हारे पास ड्रग्स का सही समय तथा सही क्वांटिटी में देना क्या होगा, पेशेंट काउंसलिंग की आपकी जिम्मेदारी है। ड्रग्स की सुरक्षा, संतुष्टि तथा स्वास्थ्य सुधार में आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक पेशेंट यानी संतुष्ट नहीं होगा और यानी दवा सुरक्षित नहीं, फुल वीडियो चल रहा है, चलो कोई टेंशन नहीं। संतुष्टि तथा तुम्हारे पास स्वास्थ्य सुधार में आपकी जिम्मेदारी होती है। बताओ, अब कोई पेशेंट है, दवा दे दिए, सुरक्षा ही नहीं या संतुष्टि नहीं, तो आपके यहाँ लेबर नहीं करेगा, तो इसलिए पेशेंट काउंसलिंग करना कंपलसरी होता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास मेन पे आता है स्टेज, यानी टोटल देखा जाए तो 4 स्टेज में हम पेशेंट काउंसलिंग करते हैं। पहला स्टेज तुम्हारे पास लिखा है, ठीक है, परिचय, यानी परिचय मतलब क्या होगा, यानी सेशनल की तैयारी, यानी सेशन की तैयारी, मतलब अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। डॉक्टर के पास, वो पेशेंट के पास जाएंगे, बताएंगे भैया हम फार्मासिस्ट हैं और हमको ये चीज़ मिला गया, आप जो चीज़ बताएंगे आप कागज़ में लिखेंगे, ये डॉक्टर देखेंगे तो आपका उचित दवा करेंगे। ठीक, तो वही लिखा, पेशेंट की जानकारी से पहले अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। जैसे मान लेते पेशेंट के पास गए, कहें तो का नाम हो, कहते कौन है मेरे, ऐसे सीधे बोल देंगे। ठीक है, तो उसे बताएंगे भैया हम फार्मासिस्ट हैं यहाँ के, हम डॉक्टर के कांटेक्ट में रहते हैं, आप यदि हमें पूरी जानकारी देंगे तो ये जानकारी हम नोट करके हम डॉक्टर को देंगे, डॉक्टर आपको सूटेबल तथा सही दवाइयाँ लिखेगा। तो वो चीज़ आप पहले इंट्रोडक्शन आपका देना जरूरी है। पेशेंट से थेरेपी के बारे में पूछना आपकी जिम्मेदारी बनती है, और मेडिकेशनल हिस्ट्री पूरा डिटेल में देखेंगे जो हम नोट करेंगे कागज पे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, ओपन द सेशन, सेशन का ओपन करेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत पेशेंट की जानकारी एकत्रित की जाती है। क्या कर दी जाती है, पेशेंट की यानी पेशेंट की जानकारी एकत्रित की जाती है। जैसे तुम्हारा उसका नाम हो गया, आयु क्या होता है, बीमारी, दवा, एलर्जी, ये सब क्या होती है, सब कुछ इसी पे हम मेंटेन कर लेंगे। दवा का उपयोग कैसे करना, क्या करना, सब कुछ हम इसी सेशन के अंतर्गत रखेंगे। पॉसिबल ड्रग्स बैरियर, मतलब कौन सी दवा कितने अमाउंट में खाना, कितना नहीं खाना, सब उस पर बैरियर लगा दिया जाएगा। जो तुम्हारे पास पेशेंट ड्रग्स बैरियर लगा दिया जाएगा कि इसके बाद अब नहीं खाना है। नहीं तो कितने लोग होते हैं कि जैसे मान लेते टाइफाइड चले तो कम से कम 10-15 दिन दवाइयाँ चलेगी। ठीक है, अब उससे बोल देंगे तो 1 महीना बैठ के खाएगा, तो ऐसा बैरियर लगा देंगे। मरीज के यानी मरीज की समझ, चिंता, अपेक्षा आदि को क्या कर देना है, आपको मेंटेन करना है, देखना है अच्छे तरीके से। दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज तुम्हारे पास जिसे हम काउंसलिंग प्रोसेस कहते हैं। अब काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें ध्यान से सुनिए। काउंसलिंग प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले लिखे बीमारी के, ठीक है, बीमारी के बारे में सरल भाषा में जानकारी देना इनकी जिम्मेदारी है। जैसे उन्हें बताना है कि भैया आपको, ठीक है, क्या, अरे भाई कहाँ जाता रहा हो, ठीक है, ये हो गया। जैसे मान लेते तुमसे बोल देंगे हाइपरटेंशन हो गया, ग्लाइकोमा हो गया, तो ऐसा नहीं बताना ग्लाइकोमा हो गया, बोलेंगे भैया आपके आँख के अंदर जो नसें होती हैं वो धीरे धीरे सूख रही हैं, तो उसी को तो ग्लाइकोमा बोलते हैं, तो उसकी भाषा में आपको समझाना है। ठीक है, तो बीमारी के बारे में सरल भाषा में जानकारी देना, किसको, पेशेंट को। ठीक, और ड्रग्स का नाम, ठीक है, ड्रग्स का नाम, उसके बाद मात्रा, समय, विधि, सब कुछ एक लिख देना है कि कितना खुराक लेना। दवा का नाम हो गया, कितनी मात्रा में खाना, कि 1 गोली, 2 गोली, 4 गोली, 10 गोली, कितना खाना, कितना टाइम पे, समय बताएंगे, और किस विधि से। विधि मतलब जैसे मान लेते हैं अभी लगाने वाला तो अलग है, खाने वाला अलग है, तो उस विधि को भी हम क्या कर देंगे, मेंटेन करके देंगे। ठीक है, ड्रग्स का साइड इफेक्ट, ड्रग्स का तुम्हारे पास साइड इफेक्ट क्या होता है, इसको भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे। उस दवा खा रहे हो तो उसका परहेज क्या होता है, वो भी हम इसमें मेंटेन करेंगे। ठीक, यहाँ तक करते करते हम दवा को पूरी तरह से पैक कर दिए हैं। अब उससे हम क्या करेंगे, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ है, यानी काउंसलिंग सेशन, मतलब जो क्लोजिंग आप से यानी सेशन को हम क्या कर रहे हैं, आप क्लोजिंग कर रहे हैं। तो इसमें मरीज से, ठीक, मरीज को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करेंगे कि भाई कोई डाउट है कि नहीं, तो वो कहेगा हाई डक दवा ये कैसी खाएगा, पियर की, तो बोलेंगे अच्छा ये दवा सुबह शाम खानी है, ये सुबह शाम खानी है, ये आपको सुबह खाली पेट खानी है, ये रात में सोते समय खाना, ये दोपहर में खा लेना। तो उस सबको जो भी क्वेश्चन उसका डाउट रहेगा वो क्लियर करना, नहीं तो दवाई को घमंजा करके खा लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, पेशेंट को संतुष्ट तथा क्वेश्चन का सटीक जवाब देना आपकी जिम्मेदारी। जब तक पेशेंट यानी संतुष्ट नहीं होगा तब तक उसके मन में डाउट रहेगा, कहीं डॉक्टरवा पता नहीं है देखला कि नहीं, अभी बहुत सारे होता है। ठीक है, जैसे अभी होता है क्या, जैसे एक पेशेंट आए थे, ठीक है, पेशेंट आए थे, उनको राइट साइड में किडनी में थोड़ा सा ये राइट साइड में दर्द था, तो जब वो, ठीक है, वो क्या गया, अल्ट्रासाउंड किया गया, तो वो कह रहे हैं कि बाएं साइड घुमाऊले, एक राइट साइड एक कदम घुमाऊले, अब बाएं साइड 4-5 गाय घुमाऊले, मतलब बाएं साइड जब राइट साइड एक घुमाया तो पिक्चर एक्चुअल में ले लिया था, तो वो कह रहे नहीं
ये दाहिने साइड का नहीं घुमा, राइट साइड का नहीं घुमा, लेफ्ट साइड 3-4 घंटे घुमा देना। तो मतलब उसको यानी संतुष्टि नहीं है तो उसको संतुष्ट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। पेशेंट को थैंक्स बोलना आपको लिए जिम्मेदारी बनती है कि पेशेंट भैया आप सही किए, ठीक है, आप पूरी इन्फॉर्मेशन दिए तो हम आपको पूरी काउंसलिंग करके दे दिए हैं, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे पास हो जाएगा इन सब चीज़ के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर हमने देख लिया है ये यानी काउंसलिंग के बारे में, पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, उसके बाद स्टेज 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले सेशन की तैयारी, दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा सेशन की ओपनिंग ऑफ सेशन, तीसरा देखा जाए तुम्हारे पास काउंसलिंग प्रोसेस, लास्ट में तुम्हारे पास क्लोजिंग ऑफ काउंसलिंग सेशन। ये स्टेप याद रखिएगा, उसके बाद आप बीच बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। 5वां नंबर डिस्कस वेरियस स्टेज टू ओवरकम मिनिमाइज द तुम्हारे पास मेडिकल नॉन अधरेंस को कैसे क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें समझना में अधरेंस मेडिकल अधरेंस क्या होता है, यानी दवाओं का अनुपालन क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे तुम्हारे पास नॉन अधरेंस, उसके बाद अपना चुटकियों में काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 5th नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन था। तो यहाँ पर 63 पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो हम समझते पहले मेडिकल अधेरेंस से क्या होता है। मेडिकल अधेरेंस से क्या होता है, दवा के जो भी तुम्हारे पास डॉक्टर बोल रहा उसी का पालन करना मेडिकल अधेरेंस कहलाता। अभी इस पहले ये समझेंगे, इसी का उल्टा हम समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए कोई चीज़ समझने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि नॉन अधेरेंस कहा तो पहले हम समझते हैं अधेरेंस से क्या होता है, उसको नॉन अधेरेंस तो आप चुटकियों में बता देंगे। नीचे देखिए लिखा है ना मेडिकल नॉन अधेरेंस दिया ही गया है। इसमें होता क्या है, मेडिकल अधेरेंस का अर्थ रोगी दवा द्वारा, ठीक है, दवा द्वारा मेडिकल एडवाइस, ठीक है, सही से पालन करना क्या कहलाता, नॉन अधेरेंस कहलाता। जब पालन नहीं करेगा तब नॉन अधेरेंस कहलाएगा, जिससे पेशेंट तथा डॉक्टर दोनों को उपचार करने में क्या होती है, आसानी होती है, उसी को मेडिकल अधेरेंस बोला जाता है। क्या बोलते बाबू, मेडिकल अधेरेंस बोला जाता है, ठीक। मेडिकल अधेरेंस में पेशेंट के पालन की सुधार के लिए एक डॉक्टर तथा यानी पेशेंट के सही तथा सकारात्मक संबंध बनाना चाहिए। मतलब डॉक्टर होते हैं और जो हमारे पास फार्मासिस्ट होते हैं और पेशेंट होते हैं, इनके बीच में कम्युनिकेशन बांड तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब उनकी बात वो समझे, हमारी बात वो समझे, तो ऐसा बाइंडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाएगा एक्चुअल में मेडिकल अधेरेंस बोला जाएगा, ठीक है। तो जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, नेक्स्ट में हम आते हैं, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है। अब देखिए यहाँ पर मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग द पेशेंट मेडिकल नॉन अधेरेंस। अब यहाँ से मेन मुद्दा स्टार्ट होता है। तो 2 मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। अब यहाँ से मेन मुद्दा स्टार्ट होता है हमारा पास, ठीक है। लिखा फैक्टर इन्फ्लुएंस नॉन अधेरेंस, ठीक है। नॉन अधेरेंस देखो, नॉन मेडिकल ये लिख दिए, नान पहले यहाँ लिख दिए, एक्चुअल में यहाँ लिखना चाहिए था, कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ लिख दीजिएगा मेडिकल नॉन अधेरेंस लिख दीजिएगा, हमने वो आगे लिख दिया है। नॉन मेडिकल अधेरेंस के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो ये क्या लिख रखा है, सबसे पहले हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड फैक्टर, मतलब कैसे दवाइयाँ का अनुपालन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला सिस्टम तुम्हारे पास हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड, मतलब जिस हॉस्पिटल में हैं तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर है ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, फार्मासिस्ट के पास नॉलेज नहीं है, फार्मासिस्ट के पास नहीं नॉलेज है, और नर्सेस के पास नहीं नॉलेज है। तो इससे भी तुम्हारे पास क्या होता है, दवा का अनुपालन नहीं हो पाएगा। तो लिखा है पेशेंट को डिस्चार्ज के समय हॉस्पिटल के द्वारा दवा के बारे में प्रॉपर नॉलेज ना देना। क्यों, क्योंकि आप पेशेंट को यदि घर भेज रहे हैं तो उसे बताएंगे कि ये उनके, चाहे उनको बताएंगे उनको परिजन को बताएंगे, ठीक है, ये दवा ऐसे ऐसे खानी है। अब बताओ, सही से नहीं बताओ कि घर पे कोई थोड़ी नहीं MBBS बैठे हैं बताने वाले, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, कुछ ऐसे फैक्टर पेशेंट ही गलती कर बैठते हैं। जैसे तुम्हारे पास यंगर एज है तो कौन बीमारी हुई तो जल्दी उससे नहीं हुई, ठीक है, लेबर नहीं करिए। पेशेंट बीमारी को सीरियसली नहीं ले रहा, मतलब जो तुम्हारे पास पेशेंट है दवाई को सीरियसली, आप बीमारी कोई सीरियसली नहीं है, हटावाई थोड़ा बहुत तो चोट लग रही है, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक। तो वो सीरियस नहीं ले रहा, तो इससे भी नॉन अधेरेंस हो सकता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लॉक ऑफ सिम्टम, यानी सिम्टम जो लक्षण दिखना चाहिए एक्चुअल में दिख ही नहीं रहा है, अंदर अंदर वो बीमार कर रहा है। तो यानी दवा का पूरा नॉलेज न होना, इससे भी तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, यानी नॉन अधेरेंस, दवा का अनुपालन नहीं हो पाएगा, ठीक। ये हो गया। पेशेंट दवा, ठीक है, लेना भूल गया, मतलब पेशेंट क्या होते चले गए बराते, शाम का दवाइयाँ भूल गए, 1 बजे अब का खाई है, ठीक है। तो उससे हो सकता है, ठीक है। यह मेंटल प्रॉब्लम, यानी वह मेंटल थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब उसके पास देखा जाए पेशेंट के पास थोड़ा सा मेंटली सही से नहीं है, मेंटली फिट नहीं है। तो इनके कारण से भी क्या होता है, नॉन अधेरेंस का होने का चांस बन सकता है, ठीक। ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा ड्रग्स रिलेटेड फैक्टर, कुछ ऐसे होते दवा से रिलेटेड फैक्टर होती कि दवाइयाँ जेनरिक दी गई सही से काम नहीं कर रही हैं, या पेशेंट को क्या क्या कर दिया गया, जो दवाइयाँ दी गई हैं एक्चुअल में काम नहीं कर रही हैं,
सही से पका ही नहीं रहा, तो ये सब बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो दवा का ज़्यादा साइड इफेक्ट होना, ठीक है, यानी होना, इससे भी क्या हो सकता है, अपना अनअधेंस हो सकता है। जैसे किसी पर्सन को बोलते हैं ये दवाई खाई चक्कर आवाला, ये दवाई खाई नींद आवाला, ये खाई दवाई खाई तो बदबू करेला, तो उस सब कारण से भी क्या हो सकता है, पेशेंट दवा उसको नहीं लेगा। ठीक है, इनसे हो सकता है। दवा का स्वाद तथा कलर खराब होना, मतलब कोई जो भी दवाइयाँ होती हैं ना, अलग अलग फ्लेवर तथा अलग अलग कलर की होती हैं, ठीक है, तो वही चीज़ें क्या होती है, कलर खराब है, स्वाद खराब है, तभी कोई पेशेंट नहीं लेगा। तो इसलिए कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट भी मेंटेन किया जाता है, ठीक, क्योंकि हमें दवाइयाँ को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है सोशल, ठीक है, लिखा है सोशल इकोनॉमिक रिलेटेड फैक्टर, मतलब जो पैसा और सोशल के बीच में है वो भी यहाँ पर मायने रखता है। इसका मुख्य लोअर एजुकेशन तथा लोअर यानी मेडिकल ट्रस्ट होता है। बहुत सारे लोग के पास यानी एजुकेशन के बारे में और ड्रग्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो उसके कारण से हो सकता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, दवा की कास्ट भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक कारण होता है। जैसे वो बताओ होता क्या, जैसे मान लीजिए ऐसी जगह आप ट्रीटमेंट करवाएं जहाँ पर देखा जाए एक्चुअल में रियलिटी में बहुत सारे तुम्हारे पास क्या हो गए, कहाँ चला गया, बहुत सारा दाम है, ठीक है, बहुत सारा दाम है, तो आप क्या करेंगे, उसको सही से ले ही नहीं पाएंगे, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो दवाइयाँ क्या लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास दवा के नॉन अधरेंस से कास्ट यानी कास्ट कम होने पर भी होता है। नॉन अधरेंस मतलब जो बहुत कम यदि दवाइयाँ रहेगी, कम यदि दाम कम रहेगा तब भी नहीं खाएंगे लोग, ठीक है, और ज़्यादा रहेगा तब भी, तो एक ऑप्टिमम होना ही होना चाहिए। ठीक, तो उसको क्या बोला जाता है यहाँ पर। तो कौन कौन से फैक्टर आते हैं तुम्हारे पास, सबसे पहले नॉन तो यानी मेडिकल अध्ययन से क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है स्टडी टू, ठीक, स्टडी ऑफ द यानी पेशेंट फार्म पेशेंट मेडिकेशन नॉन अध्ययन के बारे में दिया गया है, तो इनके बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है जी, 6वां नंबर। अब इसको हम क्या करेंगे, कम्युनिटी फार्मेसी को स्टेबलाइज कैसे करना है, इसको हम पेन मेंशन कर देंगे पीडीएफ में। यहाँ पर देखिए लिख रखा है व्हाट इज प्रोक्योरमेंट क्या होता है, और इस यानी एक्सप्लेन इन शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट के बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो ये कैसे होता है इसको हम देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से, प्रोक्योरमेंट होता क्या है। ठीक, तो आपके सामने ये दे रखा प्रोक्योरमेंट के बारे में, इसे एक बार पढ़िए भाई, तगड़ी नींद आ रही है, पानी पिया जाए तो मजा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्रोक्योरमेंट के बारे में समझते हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब समझते हो खरीदारी होता है, क्या होता है, खरीदारी। तुम बताओ कैसे खरीदारी करोगे। जैसे मेडिकल स्टोर में देखेंगे कि ये दवाइयाँ घट गई हैं, तो उसका कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा ना कि खरीदारी, ऐसा थोड़ी ना जाएंगे बोरिया लेके आ खरीद के रख देंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोक्योरमेंट के बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा आपको। ठीक, तो क्या होता कैसे होता देखिए एक बार, लिखा है क्या, प्रोक्योरमेंट वह प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये एक तरह के देखा जाए तो क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक, इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनिए।
देखिए स्टेबल होना थोड़ा लिखे। प्रोक्योरमेंट देखा जाए तो एक तरह की प्रक्रिया है जो आमतौर पे किसी संगठन, कंपनी, गवर्नमेंट विभाग द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को उचित मूल्य पर सही क्वांटिटी में और सही समय पर प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती, उसी को प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या कह रखा, देखिए एक तरह की प्रक्रिया होती है। ये आप संगठन मतलब यदि आप बढ़िया तरह से कलेक्शन कर रहे हैं या किसी कंपनी से या कोई गवर्नमेंट हो गया या कोई विभाग हो गया, ठीक, आवश्यक वस्तु यानी आवश्यक वस्तुओं के मतलब क्या हो गया, जो दवा के बारे में बोले, आवश्यक दवाओं और सेवाओं को उचित मूल्य पर, मतलब जो ड्रग्स है उचित मूल्य पर आप क्या कर देंगे, कहीं से पाएंगे तभी तो खरीदेंगे। जैसे मान लेते हैं दवा, आपके यहाँ 4-5 एजेंसी है, ठीक है, 4-5 एजेंसी है, तो उस एजेंसी से आप दवा लेंगे जो आपको सस्ता देगा और सही समय पे देगा, सही क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए। क्वालिटी यदि सही क्वालिटी रहे यानी क्वालिटी रहेगा और तथा समय पर प्राप्त करने के लिए यानी होगी, तो उसी को क्या बोलेंगे, खरीदारी। वहीं से हम क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे। अब इसका मेन उद्देश्य, प्रोक्योरमेंट का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, सबसे पहले इस जगह से दवा खरीदे जहां लागत बचत हो। क्यों? क्योंकि हमें पैसा तो कमाना भाई, लागत भी बचत हो, क्वांटिटी भी। लागत का बचत मतलब घटिया क्वालिटी की दवा देना, ऐसा नहीं, लागत में बचत हो, बेटर क्वालिटी ड्रग्स प्राप्त करता है, ठीक है, बेटर से बेटर क्वालिटी ड्रग्स यदि प्राप्त करता तो समझ जाना यही चीज है। टाइम पर आपूर्ति सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। टाइम पे आपूर्ति सुनिश्चित मतलब जैसे दिन भर आप बेचे दवा, शाम को ऑर्डर किए, सुबेरे आपका ऑर्डर आपके घर पे, ठीक है, यानी दुकान खोलने के बाद आ जाना चाहिए। उसके बाद 1-2 घंटे में हम सब अरेंज कर देंगे, ठीक है, अरेंज कर देंगे, उसके बाद दिन भर हम बेचेंगे, ठीक। तो आदमी दिन भर बेचता तो शाम को ऑर्डर कर देता है, ठीक है, आती है दवा, फिर उसे लगा के फिर वो बेचता रहता है। तो आपूर्ति सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी होती है टाइम पे, कि नहीं आज ऑर्डर लगा तो 10 दिन बाद लेके आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए। निष्पक्षता मतलब क्या होगा, निष्पक्ष होना चाहिए, एकदम से सटीक होना चाहिए, ये दवा ही काम करेगी। यानी पारदर्शिता मतलब भैया ये इतना रुपए की दवाई आई है, इसको भी हम आपको, इनको भी इतने ही रुपये में दिए, इनको भी नहीं रुपये, नहीं इनको 10 रुपये में दिए, आप 20 रुपये में दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जब गाँव पे कहेगा तो कहेंगे दू आँखी करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म अपने रिलेशनशिप को बनाना है, कि मतलब जहाँ से आप दवाइयाँ खरीद रहे हैं उसको मेंटेन करना लंबे समय तक, कि नहीं उधार लेके हम भाग जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा प्रोक्योरमेंट, और यहाँ से मेन उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में दिया गया है। अब यहाँ से हम जो लिख रहे हैं प्रोसेस, एक्चुअल में दवाइयाँ हमें कैसे खरीदनी है, यहाँ पर उस प्रोसेस को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इस प्रोसेस को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। एक्चुअल में तुम्हारे पास यही प्रोसेस है, देखिए आपके सामने ये प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा क्या हो रहा है, ठीक। यहाँ पर पहला पॉइंट में तुम्हारे पास क्या कर दिया, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दवा की मात्रा निर्भर करे, मतलब आपके मेडिकल स्टोर, मान लेते ये मेडिकल स्टोर है, तो हमें कितनी क्वांटिटी में दवा लानी है, 1 पत्ता, 2 पत्ता, 4 पत्ता, 10 पत्ता, कौन कौन सी दवाएं कितनी क्वांटिटी में लानी, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले निर्धारित करेंगे, ठीक है। डिटरमाइन ड्रग्स क्वांटिटी यानी दवा की मात्रा को क्या करेंगे, पहला पॉइंट में निर्धारित करेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा आपके बारे में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में तुम्हारे पास लिखा दवा की जरूरत तथा फंड को जोड़े, मतलब जितनी दवा होती उतना ऑर्डर करेंगे, फंड मतलब पैसा भी आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। दूसरा स्टेप हो जाएगा। तीसरा स्टेप में क्या होता, यानी खरीद विधि चुने, मतलब चूज द प्रोक्योरमेंट मेथड, मतलब भैया आप हमारे यहाँ आके पैसा देंगे, दवा देंगे तब पैसा देंगे, कि हम जब पैसा भेजेंगे तभी दवा देंगे। तो इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। लिखा नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है लोकेट एट द सेंट्रल सप्लाई, मतलब क्या, लोकेट द सिलेक्ट सप्लाई, सिलेक्ट सप्लाई करना, कि भैया तगड़ी सप्लाई करवानी है, कि तुम्हारे पास किसी के ऊपर रख, यानी किसी गाड़ी के ऊपर रख देना, हम खुद नहीं आ रहे हैं, तो ये सब चीज मेंटेन करना पड़ेगा। तो लिखा है पता लगाएं, उनका चयन करना पड़ेगा, आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में की है कि नहीं। ये जब हो जाएगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखिए लिखा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट टर्म उन्हें देना है। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट टर्म मतलब क्या होगा, भैया हम 1 लाख का दवाई देंगे तो कुछ ना कुछ आपको उधार करना पड़ेगा, तभी तो हम आपके यहाँ से ले पाएंगे, ठीक है। तो वो सब होना चाहिए। अब देखो ये करेगा तो अपने यहाँ मॉनिटर करेंगे स्टेटस को, ठीक है, स्टेटस को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। मॉनिटर करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी तुम्हारे पास ऑर्डर कर दिए वो दोबारा हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। अब उसको क्या करेंगे, ऑर्डर अपना रिसीव करेंगे, दवाई को रिसीव करेंगे और प्रॉपर चेक किए कि बता हम 10 पत्ता बोले थे तो ये दवाइयाँ 10 पत्ता है कि नहीं, 5 पत्ता है बोले थे 5 पत्ता है कि नहीं, ये सब करेंगे। उसके बाद पेमेंट हम उसको क्या कर देंगे, देखो भुगतान करेंगे। जब भुगतान कर देंगे तो हम दवा को क्या कर देंगे, अपन यहाँ अपने लगा देंगे, फिर अपना डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन शुरू मतलब क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जिसको जितना अमाउंट में चाहिए सब हम देते रहेंगे।
कलेक्ट द कंज्यूमर, ठीक है, लिखा कंजप्शन इन्फॉर्मेशन, फिर क्या करेंगे हमारे यहाँ कौन कौन सी कंज्यूम है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रही है दवाई, कौन कौन सी खपत हो रही है, उसको कहीं ना कहीं हम नोट करते रहेंगे। उसके बाद तुम्हारे पास रिसीव ड्रग सिलेक्शन, मतलब फिर क्या करेंगे, आपको कहीं ना कहीं ऑर्डर करते रहेंगे। तो ये साइकिल चलती रहेगी, खरीदारी की ऐसे ही सिस्टम चलता है, ठीक। तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस में लिखना पड़ेगा। क्या सबसे पहले देखिए क्या होगा, डिटरमाइन, तुम्हारे पास दवा की मात्रा को निर्धारित करना, कि मतलब 1 पत्ता 2 पत्ता 4 पत्ता लेंगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ठीक है, देखो लिखा है, यानी दवा की जरूरत तथा फंड को जोड़े, मतलब दवा की जरूरत कहीं क्या है हमें पड़ रही है, अच्छा ये ज़्यादा जरूरत है, ये कम जरूरत है, हमारे पैसा के अनुसार, जैसे ज़्यादा जो जरूरत हो तो उसको पहले मंगा के रखेंगे, ठीक। उसका चूज द प्रोक्योरमेंट मेथड, मतलब खरीद, ठीक है, यहाँ लिखा खरीद विधि चुनेंगे, खरीद विधि को चुन लेंगे यहाँ से। उसके बाद तुम्हारे पास लिख रखा लोकेट द सिलेक्ट सप्लायर, मतलब हम किस एरिया में जाएंगे, उसको सप्लायर को चूज करेंगे, जैसे हमारे जो नज़दीक होना चाहिए, सूटेबल से सूटेबल दवा देना चाहिए, तो उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। नहीं कि ऐसा नहीं दुकान खोलें यहाँ पर 20 किलोमीटर पहले 25 30 40 50 किलोमीटर दूर ऑर्डर कर दिए, वो आज ज़रूरत है बिहान है परसों है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट टर्म होना चाहिए, उसका मॉनिटर ऑर्डर यानी स्टेटस होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारे पास रीचेक एन, तुम्हारे पास क्या लिख रखा, चेक ड्रग्स होनी चाहिए, उसका मेक पेमेंट प्रॉपर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर क्या करना, कलेक्शन करना है, रिव्यू, फिर देखते ही चलना। तो ये सिस्टम चलता रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट बोला जाता है, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर लिया, सातों के सातों क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो ये सब पूरे हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पार्ट बी की तरफ रुक करते हैं। पार्ट बी में सबको देख, पार्ट बी में टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं, यदि एक्चुअल में देखा जाए तो टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं, बट किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना रहता है, ठीक। 10 क्वेश्चन का अच्छे तरीके से आंसर आपको देना रहता है, ठीक है। तब इसको आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम पूरा डिटेल में बताते हैं। तो क्या लिख रखा, सबसे पहला पॉइंट में लिखा है, ठीक है, राइट ए नोट ऑन द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन को एक्चुअल में तुम हैंडल कैसे करोगे, इसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे करोगे, हैंडल कैसे करेंगे इसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा कंटिन्यू चलते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडलिंग करोगे, हैंडलिंग मतलब समझते हो ना, जैसे काउंटर पे खड़े रहेंगे, कोई लाएगा तो भैया लाओ पर्चा दा, हम दवाई देता, ठीक। तो उसको जो ले रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उसी को हैंडलिंग, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ हैंडलिंग बोला जाता। अब इस किस मेथड से आप प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करेंगे, इसको आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लेकर फार्मासिस्ट तक एक लिखित आदेश होते हैं, ठीक है, एक लिखित आदेश होते हैं जिसे दवा को प्रस्तुत या वितरित कर, यानी लिखा होता, करना लिखा होता, मतलब दवा को प्रस्तुत करना और वितरित करना लिखा होता उस प्रिस्क्रिप्शन पे। अब बताओ प्रिस्क्रिप्शन पे हम आप पा गए, अब यहाँ पर मेन आपका उद्देश्य स्टार्ट होता है, यानी हम यदि प्रिस्क्रिप्शन पा गए तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन यदि पा गए हैं तो क्या क्या हमें करना चाहिए। पहला लिखा प्रोसेस ऑफ, ठीक है, हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन, यानी तुम्हारे पर लिखा प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन में क्या होगी, सबसे पहले रिसीविंग करेंगे, क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, कि भैया लाओ हमें दो, रिसीव कर लिए। डॉक्टर द्वारा लिखी गई पर्ची मरीज को तथा परिजन ले आते हैं, फिर यानी चाहे तुम्हारा डॉक्टर आए या जो सॉरी डॉक्टर नहीं, जो तुम्हारे पास बीमार है वो आए या उसका कोई, ठीक है, क्लाइंट आए, यानी कि उसका परिजन कोई आना चाहिए, ठीक है। वो जब आया तो फार्मेसी पर जिसे फार्मासिस्ट प्राप्त करेगा, मतलब फार्मेसी की दुकान पे आएगा, भैया ये दवा दे दो, तो उसको पहले क्या कर देगा, वो प्राप्त करेगा, ठीक है। अब जब वो प्राप्त करेगा तो नेक्स्ट में तुम्हारे पास आता है स्टेज नंबर 2, यानी तुम्हारा रीडिंग एंड चेकिंग, मतलब उसे क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा, ठीक है, रीड किया जाएगा, भारतीय प्रिस्क्रिप्शन अच्छा इतनी दवाइयाँ दे गई हैं, फिर चेक किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है कि नहीं। तो लिखा फार्मासिस्ट दवा की पर्ची को पढ़ता है और प्रॉपर ड्रग्स नाम ETC को पूरा अच्छे तरीके से चेक करता है, ठीक है। समय दवा के लिए देता है, थोड़ा सा नाम देखा जाए तो उसका मरीज का पूरा नाम, दवा का नाम, सब कुछ डिटेल में वो देखता है। ये जब देखेगा तो फिर तीसरा स्टेज स्टार्ट होगा, तुम्हारे पास कलेक्ट ड्रग्स है, यानी दवा को क्या कर देगा, वो इकट्ठा करेगा ला के रैक में से, ठीक। तो एक एरिया में रखेगा अच्छे तरीके से। तो पर्ची पे लिखी गई दवाओं को फार्मासिस्ट, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारे पास फार्मासिस्ट कलेक्ट करेगा, ठीक है, कलेक्ट करेगा। अब वो कलेक्ट करने के बाद ला के
बताओ फिर एक एक पर्चे को क्या करेगा, एक एक दवाइयों को कंपाउंडिंग करेगा, लेबलिंग करेगा और पैकेजिंग करेगा। मतलब एक दवाइयों को अलग अलग पैक में रख के लिखेगा भाई ये सुबह शाम खाना, ये सुबह खाना, ये सुबह खाली पेट, ये दर्द की, ये गैस की, ये सब चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। तो लिखा सभी दवा को कलेक्ट करने के बाद कंपाउंडिंग करता है। कौन करता है? तुम्हारे पास कंपाउंडिंग करना इनकी जिम्मेदारी बनती है। अलग अलग लेबलिंग करके हम दवा का क्या कर सकते हैं? पैकिंग कर सकते हैं। तो इन वीडियो से हमें इनमें सिंपली देखा जाए तो कर सकते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे पास था हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो इतना तुम्हारे पास लिख रहना पड़ेगा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक, तो ये हो गया यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो क्या पूछा हुआ है, सबसे पहले देखा जाए तुम्हारे पास राइट ए नोट ऑन द बॉडी लैंग्वेज इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन यदि कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज क्या इफेक्ट करता है। ठीक, एक बार कंफर्म कर देना भाई आवाज़ आ रही कि नहीं प्रॉपर। ठीक है, हमको लग रहा है ये वीडियो इनक्रिप्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से कट के वो चला गया है अंदर की तरफ। नहीं तो कोई ना कोई लाइव है तो कोई ना कोई कमेंट करता भाई। ठीक है, एक बार कंफर्म कर देना भाई आवाज़ आ रही है कि नहीं प्रॉपर। बताइए, ये आवाज़ आ नहीं रही भाई। लेक्चर हो गया था किसी टेक्निकल इशू के नाते उसको थोड़ा सा एरर हो गया था। ठीक है, बट इसको हम क्या कर देते हैं, आगे बढ़ाते हुए आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या देखने वाले हैं। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है। ये हम कहाँ तक पढ़ा दिए थे, यहाँ तक हो गया था हैंडलिंग ऑफ यानी पार्ट है। ठीक है, बी का सेकेंड वाला क्वेश्चन पोर्शन, यानी तो फर्स्ट वाला हो गया था, सेकंड पे पहुंच चुके थे। कर दिया राइट ए नोट ऑन द बॉडी लैंग्वेज एंड इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका टाइप क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से। ठीक, तो क्या होता है, कैसे होता है, उसको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। अब देखिए कम्युनिकेशन आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो एक तरह का उसमें भी टाइप होता बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन। मतलब डॉक्टर के हाथ रहन सहन से, चेहरा के एक्सप्रेशन से, ठीक है, बातचीत से ही क्या कर देते हैं, मतलब बॉडी पोर्शन से ही क्या कर देते लोग पहचान जाते, कम्युनिकेट कर जाते हैं। उसी को ही क्या बोला जाता हमारे पास, ठीक है, सिंपली बोला जाता बॉडी लैंग्वेज बोला जाता। अब ये लिखेंगे कैसे, ध्यान से आप सुनिए। ठीक, लिखा बॉडी लैंग्वेज एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब बिना बोले, मतलब बिना मुंह से बोले, मतलब इशारे में ही सब काम करने का कहलाता बॉडी लैंग्वेज कहलाता है। इसमें क्या कर देते हैं, हॉस्पिटल में बॉडी लैंग्वेज का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह, ठीक है, वह क्या कर देता है, मरीज जो रहता है, मरीज हो गया, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया तथा अन्य के बीच कम्युनिकेशन का एक प्यारा सा माध्यम होता है। ठीक, अब होते क्या है, अब जैसे फेशियल एक्सप्रेशन से, यानी फेशियल एक्सप्रेशन से कैसे देख पाएंगे कि बंदे के अंदर या फार्मासिस्ट या किसी के अंदर कैसे हो रहा है। हैप्पीनेस है तो समझ लेना हो तुम्हारे पास सही है, बंदा एकदम मस्त तरीके से, उसे कोई बीमारी नहीं है। फियर मतलब थोड़ा सा डरा रहेगा तो उससे भी दिक्कतें हो सकती है। सैडनेस हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। अब ये सब चीज़ ना हमारे बॉडी पे कोई ना कोई इफेक्ट दिखाएगी और एक्चुअल में रियलिटी में दिखाती भी है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा फेशियल। अब यहाँ से तुम्हारे पास आई कॉन्टेक्ट, कोई बंदा तुम्हें आई से आई कॉन्टेक्ट करके बात कर रहा तो समझ लो बंदा पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात कर रहा। तो लिखा है कॉन्फिडेंटली बात करना, आई कॉन्टेक्ट से कहता है। स्माइलिंग मतलब जो कोई बंदा या कोई तुम्हारे पास, ठीक है, पेशेंट, ठीक है, या पेशेंट हो गया या डॉक्टर यदि आपसे स्माइलिंग करके करता तो मरीज को भरोसा हो जाता है कि अपनापन महसूस कर रहा है, यानी मरीज को भरोसा हो जाता है ये जो बंदा है सही है। ठीक है, और भरोसा अपना या अपनापन रहेगा तो आप अच्छे तरीके से उसे ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ठीक, सीधा खड़ा होना जिसे आत्मविश्वास को जगाता है, मतलब कोई डॉक्टर सीधा खड़ा रहे, फार्मासिस्ट या कोई भी डॉक्टर हो, ठीक है, या तुम्हारे पास पेशेंट हो, यदि सीधा खड़ा हो तो समझ लो आत्मविश्वास को मेंटेन करता है। ठीक, ये होता है। अब मरीज के बारे में ये तुम्हारे पास हो गया डॉक्टर वगैरह के बारे में। मरीज के बारे में बॉडी लैंग्वेज कैसे तुम पहचानोगे, यदि बार बार करवट ले रहा है तो समझ लो उसे यानी कोई ना कोई दर्द हो रहा था। पूछेंगे भाई कोई दर्द तो नहीं हो रहा, बेचैनी हो रहा है, तो बार बार करवट यदि कोई पेशेंट लेता है तो समझ लो बेचैनी अथवा दर्द उसके शरीर में है। इससे हम बॉडी लैंग्वेज से जानते हैं। यानी चेहरा सिकोड़ना, मतलब कोई पेशेंट चेहरा सिकोड़ लेता है, ठीक, तो उसे तुम्हारे पास तकलीफ और कोई असुविधा होती है जहाँ पर वो रखा गया है, तो उसके कारण से कोई ना कोई दिक्कतें हो सकती, तो बॉडी लैंग्वेज में ये दिक्कतें आ सकती हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा आंखें बंद करके गहरी सांस लेना, तो बंदा समझ लो तुम्हारे पास मरीज जो है, ठीक है, एक्चुअल में थका और तनाव में है, तो उसको बॉडी लैंग्वेज से जाना जाता है। तो इन बॉडी लैंग्वेज से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं उस पर्सन को।
ठीक, तो क्या लिख रखा था, बॉडी लैंग्वेज इंट्रोडक्शन देख लिए। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता जिसमें कोई डॉक्टर मरीज सब कुछ नर्स के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम होता। तो यानी ये देखा जाए तो किसके लिए है, डॉक्टर वगैरह के लिए, यानी हेल्थ स्टाफ के लिए। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हेल्थ स्टाफ के लिए। और यहाँ से तुम्हारे पास मरीज, हेल्थ स्टाफ के अंतर्गत इतने चीज़ें होनी चाहिए। यदि उसका यानी हैप्पीनेस देखेंगे आप, यानी जो भी पेशेंट रहेगा, पेशेंट के सामने आप जाइए तो हमेशा थोड़ा सा स्माइली के साथ जाइए। ठीक, तो हैप्पीनेस बढ़िया होना चाहिए, फियर होना चाहिए, डरा होना रहेगा। यदि डरा रहेगा तो समझ लीजिए वो पेशेंट, ठीक, उससे आपको देख कर ही घबरा जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो, चाहे नर्सेस हो, सब कुछ इस पे दिखता है। अब मरीज के ऊपर यानी बॉडी लैंग्वेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो हमने यहाँ से लिख दिया है। ठीक, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है जी, तीसरा नंबर, क्या क्वेश्चन पूछ दिया, डिफाइन पेशेंट लीफलेट, यानी क्या होता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद गिव इम्पोर्टेंट ऑफ द पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट, मतलब जो तुम्हारे पास है लीफलेट होता है पेशेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। अब देखिए ये तुम्हारे पास लिखा पेशेंट लीफलेट होता क्या एक्चुअल में देखा जाए। ठीक है, पेशेंट लीफलेट समझते हो, जैसे तुम्हारे पास कभी कभी दवाइयों में देखेंगे छोटी सी पर्ची आती है, यस सर, जो पर्ची आती है वही उसका लीफलेट है। तो ये लिखा पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट। ठीक है, पेशेंट के लिए इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कोई दवा है, जैसे मान लेते हैं अभी ये खरीदने गए, मान लेते कोई स्केल खरीदना है, तो इसमें पन्नी में पैक करके इसी के अंदर एक वो डाल दे, क्या डाल दे, ठीक है, एक लिखा पढ़ा हुआ पोर्शन डाल दे। ठीक है सर, इंग्लिश में कराओ फर्स्ट ईयर का इंग्लिश में एलईडी फर्स्ट ईयर का 2023-24 पेपर सोल्यूशन हो गया अच्छे तरीके से। एक सब्जेक्ट बचा फार्माकोगनोसी, वो भी कल खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारे पास पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट क्या होती है, सिंपल सा होती क्या, पेशेंट इन्फॉर्मेशन एक छोटा सा लिखित दस्तावेज होता है जो मरीजों को दवा या किसी चिकित्सा प्रक्रिया से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन सरल तथा क्लियर लैंग्वेज में प्रदान करता है, उसे पिल कहते हैं। सिंपल सा, ये पेशेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन, दवा के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है जो पेशेंट के लिए दी जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, पिल बोला जाता है। ठीक है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट बोला जाता है। ठीक, पिल के अंदर होने वाली इन्फॉर्मेशन जैसे ड्रग्स का नाम हो रहेगा पूरा डिटेल में। ठीक, और तुम्हारे पास क्या लिखेगा, दवा का क्या उपयोग है, जैसे अभी चौंपरास खाने जाएंगे ना तो चौंपरास में एक पर्ची रहेगी, पूरा फुल आप डिटेल में उसका देखा रहेगा। अच्छी क्वालिटी की जो दवाइयाँ रहती है देखेंगे पूरा अच्छे तरीके से सब कुछ लिखा होता है। ठीक, तो यहाँ पर उसमें यानी उस पर्ची में क्या लिखे, दवा का पूरा नाम रहेगा, ड्रग्स का क्या उपयोग करना, दवा किस बैच में बनी है, दवा के कौन सा सावधानियाँ रखनी पड़ेगी, या तुम्हारे पास स्टोरेज कंडीशन रखना पड़ेगा, या तुम्हारे पास लिखा है निर्माण कंपनी का फुल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो दवाइयाँ हैं किस कंपनी से एक्चुअल में बन के आएगी वो पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, एक तुम्हारे पास लीफलेट हो जाएगा। ठीक, अब लीफलेट से फायदा क्या होता है, ठीक है, लीफलेट से अब बताओ जो दवाइयों में पर्ची निकल रही है तो उससे एक्चुअल में फायदा क्या होता है आपको, वो पर्ची पढ़ के आप पूरा डिटेल दवाई के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो ये फायदा होता है। पेशेंट को दवा लेने के लिए एजुकेट करना, ये तुम्हारे पास सबसे जरूरी होता है। ठीक है, अब बताओ पेशेंट यदि तुम्हारे पास एजुकेट हो जाएगा तो दवाइयाँ आराम से भी ले सकता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। दवा का सही उपयोग करना, दवा का जो तुम्हारे पास सही उपयोग करना इन्हीं के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बताओ दवा का जो लीफलेट पढ़ लिए, ठीक है, लीफलेट पढ़ लिए, जैसे अभी कोई स्कूल है, ठीक, अभी मान लेते कोई कॉलेज पे जाते हैं तो वहाँ पे एक पर्ची देते हैं, उस कॉलेज का पूरा ब्यौरा उस पर्ची पर होता है। ठीक है, जान जाते हैं अच्छा इतने टीचर हैं, इतने कैंपस हैं, इतना इतना ये चीज़ें, इतना फीस है, ये सब कुछ लिख देते हैं उसी के अंतर्गत। तो सिर्फ दवाइयों तो लिखा दवा का, ठीक है, वही सब कर, दवा का सही उपयोग पिल से ही किया जाता है, भ्रम तथा गलतफहमी से बच सकता है। ठीक है, फार्मासिस्ट का यानी समय बचता है, नहीं तो फार्मासिस्ट को समझाना पड़ेगा ये दवाइयाँ ऐसे 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 है। ठीक, तो वो तुम्हारे पास समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पिल हो जाएगा इनके बारे में। तो सर करा दीजिए, 2023 का पेपर अभी 7 बजे से चला मेरे भाई, RJ 100 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चैनल पे हमारे जाइएगा, फार्माकोग्नोसी 2023 पेपर सोल्यूशन 7 बजे से चल चुका है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, अब क्या अच्छे से समझाया जाए भाई। ठीक, अभी चला है 7 बजे 7:10 से स्टार्ट हुआ था। ठीक, ऑलरेडी करा दिया गया। तो पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट इंट्रोडक्शन, पेशेंट की यानी पिल के अंदर क्या क्या होता है ये दिया रहेगा, पेशेंट पिल का फायदा क्या होता है, यानी एडवांटेज क्या होता है, जो हमने यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है जी, में रखते हैं अभी,
नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा पेशेंट, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस, मतलब किसी बंदे को ट्यूबरकुलोसिस का हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। क्या लिखा, पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर द ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। हम क्या कर देते हैं, इसको अच्छे तरीके से आपके सामने यहाँ देखते हैं। लिख रखा है, लिखा पॉइंट काउंसलिंग फॉर टीबी पेशेंट, मतलब पेशेंट काउंसलिंग करने के लिए हमें टीबी को कैसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पेशेंट काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, मरीज को उसकी बीमारी का इलाज का सावधानी का यानी मेंटल, ठीक है, मेंटल हेल्थ के बारे में समझाना, ताकि, ठीक है, ताकि वह ठीक से इलाज ले सके, बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है, उसी को पेशेंट काउंसलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पेशेंट काउंसलिंग कहते हैं। अब इसमें केवल और केवल टीबी के वाले पेशेंट को आप करेंगे, तो इसमें टीबी के बारे में, टीबी का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। किससे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ठीक है, अब पेशेंट काउंसलिंग के तुम्हारे पास क्या आते हैं, सबसे पहले आते हैं 2 पॉइंट में आते हैं, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब बिना दवाओं के आप ट्रीट कर सकते हैं। इसमें पहला तुम्हारे पास आता है, उस बंदे को बोलेंगे, यदि टीबी हो गया किसी पर्सन को, बोलेंगे उसे घर में ठहरे और परामर्श बताएंगे। क्यों, क्योंकि घर में फैल रहेगा तो उसकी बीमारी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगी। WBC उस पर काम करके अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी करती है। ठीक, लिखा है। नेक्स्ट में पब्लिक प्लेस में मास्क लगाना, उसे बोलेंगे कि मतलब पब्लिक प्लेस पे यदि जा रहे हैं तो मास्क, क्यों, आपके भी नुकसान हो सकता है, छींकेंगे तो दूसरे पर्सन को भी टीबी दे सकते हैं, तो इन सबसे क्या कर सकते हैं, बचाया जा सकता है। स्नीजिंग के समय तथा, ठीक है, माउथ तथा नोज को कवर करने में कवर करके रखे, मतलब जब छींकते समय, खांसते समय आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मुख को बंद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट में डॉट थेरेपी देना पड़ेगा। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी में कॉम्बिनेशन दवा का उपयोग किया जाता है। ठीक, प्रॉपर तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, क्लिनिकल टेस्ट करवाएं, प्रॉपर क्लिनिकल टेस्ट करवाएं, उससे पता चलेगा कि हमें जो टीबी है किस स्टेज में है। साफ सफाई रखें जिससे सांस लेने में परेशानी ना हो, और हो सके उन्हें मॉइस्चर प्लेस में, मतलब AC वगैरह में रखें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक, तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल के बारे में दिया। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कैसे कर सकते हैं, जो आपके सामने दिया गया, उस बंदे का चेस्ट का एक्सरे करवाएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि टीबी इसके अंदर है तो कितनी तेज एक्टिवेटेड है। क्योंकि टीबी रहेगा तो पूरा उनका यानी जो फेफड़ा रहेगा सबको जकड़ लेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट में दवा का प्रयोग करें। दवा का प्रयोग में जैसे आइसोनियाजाइड हो गया, रेफाम्पापिन हो गया, ठीक है, रेफाम्पिन हो गया। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या, इथाब्यूटाल हो गया, और तुम्हारे पास क्या होगा, पैराजीआमाइड होगा। तो ये सब दवा आपके सामने होनी चाहिए। ठीक, तो इतनी दवा रहेगी तो इस दवा से हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, इनको दिख नहीं रहा तो हम अब वीडियो बंद कर देते हैं भाई, आपको हम पहले वीडियो दे देते हैं भाई। चलो ठीक है, ओके, चलो बंद करते हैं, खताओ जी, पढ़ाना वढ़ाना रख दो साइड में। ठीक है, आपको इनको वीडियो पहले हम दे के आते हैं तब पढ़ाएंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफाइन हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस क्या होती है, स्कोप ऑफ हेल्थ सर्विस, यानी इसका स्कोप क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, इसके बारे में हम चलते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होता है। हेल्थ स्क्रीनिंग समझते हो, जैसे ये तुम्हारे पास हेल्थ स्क्रीनिंग, हेल्थ स्क्रीनिंग समझ एक तरह की प्रक्रिया होती है। कोई बीमारी है उसको फैलने से पहले, मतलब एकदम से खतरनाक स्टेज आने से पहले उसे डिटेक्ट कर लेंगे, पकड़ लेंगे, तो उसी को हेल्थ स्क्रीनिंग बोलते हैं। जैसे अभी मान लेते हैं हमें कोई बीमारी हो रही तो हमारे शरीर में कोई ना कोई इंडिकेशन देंगे, तो उसे हम जाँच करवा लेंगे, उस जाँच में हम पता कर लेंगे अच्छा ये बीमारी है, तो उसे हम ट्रीट कर देंगे, दवाई करके सही कर देंगे, तो उसी को हेल्थ स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होती है, हेल्थ स्क्रीनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति को स्टार्टिंग में ही क्या करके चेक करके और टेस्टिंग की जाती है, उसी को हेल्थ स्क्रीनिंग बोलते हैं। भले ही उसके लक्षण दिखे या न दिखे, तो ये सब चीज़ आपको करना है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, उसका देखते बहुत सारी बीमारी होती है, उसका लक्षण हमें दिखता नहीं है, उसका लक्षण दिखता नहीं, बट अंदर अंदर होती है, कहते हैं इनको अंदर बुखार है। ठीक है, तो कोई ना कोई अंदर तुम्हारे पास कोई ना कोई सिम्टम, आप सही से खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, जी मथल रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ अंदर अंदर आपको समझ लो बुखार है, तो हम उसके लिए टाइफाइड चेक, मलेरिया चेक, ठीक है, चिकनगुनिया, ये सब चेक कराते हैं। यदि पॉजिटिव आता है तो उसी को हम बीमारी की तरफ ठीक दवाइयाँ करते हैं। भले उसका लक्षण न दिखे, उससे भी हेल्थ स्क्रीनिंग की जाती है। हेल्थ स्क्रीनिंग का मेन उद्देश्य मरीजों की, ठीक है, यानी लिखा है, बीमारियों की शुरुआती चरण में पहचानना, ताकि समय पर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके, इसलिए हेल्थ स्क्रीनिंग की जाती है। मतलब हमारी जैसे हेल्थ स्क्रीनिंग होगी ना, तो मान लेते जो कोई बीमारी होने वाली तो उससे अर्ली स्टेज में ही क्या कर देंगे, इसको हम उपयोग में ला देंगे और उसे पटक के
पीट के ख़त्म कर देंगे। तो हेल्थ स्क्रीनिंग हो जाएगी। कितने तरह की हेल्थ स्क्रीनिंग होती है, पहले लिखा स्टैंडर्ड हेल्थ स्क्रीनिंग होती है, मतलब जो बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की होती है। प्रीमियम हेल्थ स्क्रीनिंग यानी तुम्हारे पास हेल्थ की स्क्रीनिंग होती है। प्रीमियम मतलब जैसे अभी आते हैं कि पूरा फुल बॉडी चेकअप इतने इतने रुपए का, तो प्रीमियम होता है। ठीक, उस लोग बनवा लेते हैं और प्रॉपर करवाते रहते हैं। ठीक, एग्जीक्यूट है तुम्हारे पास, एग्जीक्यूट हेल्थ केयर, ये सब तुम्हारे पास आ जाता है इनके बारे में। ठीक, ये टाइप होता है। अब यहाँ नहीं बताओ हेल्थ स्क्रीनिंग से फ़ायदा क्या होता है। बीमारियों को समय से पहले पहचान लेंगे, मतलब अब जैसे बीमारी मान लेते हैं इनको बिहान होने वाली है, तो अजुआ हम क्या कर लेंगे, उसको डिटेक्ट कर लेंगे, पकड़ लेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। टाइम से ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। बताइए हमें दवा के बारे में कंडीशन पता चल गया कि अच्छा ये बीमारी इनको है, तो उसको हम क्या करेंगे, टाइम से पहले डिटेक्ट कर लेंगे और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें हम दवाइयाँ दे के सुधार देंगे। ठीक, तो ये हो जाता है इनको डिजीज। ठीक, डिजीज को बढ़ने से हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। डिजीज को रोकने से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं। जैसे कोई बीमारियां बढ़ रही है तो उसके अर्ली स्टेज में ही, ठीक है, अर्ली स्टेज में उसे हम क्या कर देंगे, रोक देंगे। ठीक, हेल्थ खर्च से उसे हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, हेल्थ खर्च से मतलब समझते हो। ठीक है, जैसे कुछ होती है ना, जैसे बीमारियां खतरनाक हो जाए, एक ऐसा स्टेज आ जाए, ठीक है, ऐसा स्टेज है जैसे हमारे पास घर द्वार सब बिक जाए। ठीक, तो अब वो कंडीशन नहीं आएगी, उसके पहले ही हम क्या कर देंगे, उससे डिटेक्ट कर लेंगे और अपना काम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेनिफिट के बारे में। ठीक, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, क्या दे रखा है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ओटीसी मेडिसिन इन इंडिया, मतलब ओटीसी मेडिसिन के बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितने पेज पे हमारे पास, 89 पेज पे है। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओटीसी मेडिसिन इन इंडिया में होता क्या। ओटीसी मेडिसिन क्या होती है, जिसे हम ओवर द काउंटर मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितने नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, ओटीसी मेडिसिन, ये कहाँ चला गया जी, ओटीसी मेडिसिन यहाँ दे रखा है, ओटीसी मेडिसिन इन इंडिया। तो समझते हैं ओटीसी मेडिसिन एक्चुअल में होता क्या है। ऐसी दवाइयाँ जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप लेते हैं उसे हमें ओटीसी मेडिसिन बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पे, जैसे अभी आपको थोड़ा सा पेन हुआ, ठीक है, तो अब भी ले सकते हैं, दर्द हुआ तब भी ले सकते हैं, बुखार खांसी जुकाम ये सब रहता है तो नॉर्मल स्टेज पे हम क्या करते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं, तो उसे ओटीसी मेडिसिन बोलते हैं। तो क्या लिखा है, इंडिया में ओटीसी मेडिसिन, ओटीसी का मतलब क्या हुआ, ओवर द काउंटर दवाओं का उपयोग आमतौर पर हल्के, ठीक है, हल्के और सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए किया जाता है। मतलब आपको थोड़ा सा हल्का बुखार है, हल्का खांसी है, तो उन सबको ट्रीट करने के लिए, हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ओटीसी मेडिसिन ला सकते हैं। जैसे कौन सी बीमारी, किसी को बुखार हुआ तब, खांसी हुआ तब, एलर्जी हुआ तब, अपच हुआ तब। जैसे मैं तुम्हारे पास खांसी हुआ तो खांसी का सिरप दे देंगे। ठीक है, तो बुखार हुआ तो पैरासीटामॉल देंगे। खांसी होगी तुम्हारे पास कोई ना कोई, बहुत सारे ऐसे तुम्हारे पास आता है सिरप, उसको दे देंगे। ठीक है, उससे ट्रीट किया जा सकता है। किसी पर्सन को एलर्जी हुआ है, ठीक है, तो उससे भी एंटी हिस्टामिन दे के उनसे सही करते हैं। जैसे सिट्राजीन हो गया, लीवोसिट्राजीन हो गया, ठीक है, ये सब दे सकते हैं। ठीक, ये कर सकते हैं। अपच हुआ तो एंटासिड वगैरह दे देंगे, ऐसी दवाइयाँ जो अपच को सही कर दे। तो इन सब से हम क्या कर सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ओटीसी ड्रग्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन से के लिया जा सकता है। मतलब तुम्हारे पास तो ओटीसी जो ड्रग्स होती है ना, बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिया जा सकता है। मतलब ये नहीं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, लिखवाएंगे, तबाएंगे, खाएंगे, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ दवाइयाँ क्या अगर प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाती हैं, जैसे शेड्यूल यक्स, शेड्यूल तुम्हारे पास यच आता है और तुम्हारे पास क्या होता है, यच1 आता है और यक्स दवाइयाँ आती, तो ये सब तुम्हारे पास दवाइयाँ आती जो किसके अंतर्गत रखी जाती, इसी के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास का था, कौन दवाई किस में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पैरासीटामॉल बुखार में प्रयोग कर सकते हैं, ये ओटीसी मेडिसिन है। ठीक, सिट्राजीन देखा जाए तो किसी पर्सन को एलर्जी हुआ तो उसको ट्रीट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। किसी पर्सन को एंटासिड यानी गैस बन गया है पेट में तो उसको सही करने के लिए हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। किसी पर्सन को दर्द हो रहा था, पेन किलर का प्रयोग किया जाता है। तो ये दवाइयाँ होती जो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। मलहम और बाम, तो तुम्हारे पास मलहम और बाम होता है। जैसे किसी पर्सन को मलहम लगाना है, जैसे कहीं चोट लग गई तो मलहम लगा के उसे हम सही कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो सब ओटीसी मेडिसिन के अंतर्गत आती है। अब मान तो ओटीसी मेडिसिन आए तो सबसे पहले ओटीसी मेडिसिन का इंट्रोडक्शन लिखना है और यहाँ से आपको क्या कर देना है, ये सिंपली लिख देना, बस काम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा ये प्यारा सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, आगे की तरफ चलते हैं।
ठीक है, ये हो गया, ये 6 क्वेश्चन हो गया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दूसरे पेज पे। दूसरा क्वेश्चन 7वां नंबर क्या दे रखा है, लिख रखा है गिव द सिम्टम्स एन एडवाइस फॉर सेल्फ केयर इन स्किन डिसऑर्डर। किसी पर्सन को स्किन डिसऑर्डर हुआ, स्किन डिसऑर्डर मतलब समझते हो, जैसे किसी को त्वचा प्रॉब्लम हो गई है तो उनको सबसे पहले क्या सिम्टम दिखेगा, उनको क्या क्या एडवाइस देना है कि वो अपने आप से खुद से ही दवाइयाँ कर सकें, उसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझिए स्किन डिसऑर्डर क्या होता है और उसका मेन कारण क्या होता है, तो हम अपनी तरह से ट्रीटमेंट उसे दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख रखा है स्किन डिसऑर्डर क्या होता है, इस बारे में समझते हैं। स्किन डिसऑर्डर क्या होता है, स्किन डिसऑर्डर एक ऐसी स्थिति है जो त्वचा अवरुद्ध, जलन, सूजन उत्पन्न करती है, जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा पर चकत्ते अथवा छोटे छोटे रेडनेस हो जाते हैं, उसको हम स्किन डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, उसको स्किन डिसऑर्डर बोला जाता है। अब क्या कारण हो सकता है, क्यों, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि आपके शरीर पे हो रहा है, यदि आपके त्वचा पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उससे भी स्किन डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन किसी पर्सन को हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण से भी आपको क्या हो सकता है, स्किन डिसऑर्डर हो सकता है। स्किन के यानी सन के कांटेक्ट में आने से भी किसी पर्सन को, देखिए धूप से एलर्जी होती तो उनको भी हो सकता है, धूल से एलर्जी होती, धूप से एलर्जी होती तो आ सकता है। फंजाई तथा पैरासाइट के कारण से, जैसे किसी पर्सन को दाद हो गया, ठीक है, जो फंजाइये के कारण से होती है, बहुत सारे पैरासाइट ग्रो कर जाते हैं, तो इन सब से कारण से भी आपको स्किन यानी स्किन डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक, किसी पर्सन को डायबिटीज है तो उसकी हो सकती है दिक्कतें, तो ये कारण हो सकता है। ठीक है, डायबिटीज खतरा बढ़ने, ठीक है, से स्किन साइन या सिम्टम कैसे दिखेंगे, यानी जगह जगह पर चकत्ते हो जाएंगे, मतलब उनके शरीर पर चाहे सफ़ेद सफ़ेद, चाहे रेडनेस, चाहे दाना दाना हो जाएगा, तो समझ लो स्किन डिसऑर्डर हो चुका है। सिरोसिस मतलब ड्राई स्किन हो जाएगी, मतलब उनकी जैसे हम सब लोग की स्किन देखा है तो मॉइस्चर है, क्योंकि प्रॉपर हम पानी वगैरह पी रहे हैं। ठीक है, पानी नहीं पियेंगे तो हमारी स्किन पहले ही तुम्हारे पास क्या करेगी, जवाब दे देगी ड्राइनेस के बारे में। ठीक है, ड्राई स्किन हो जाएगी। अल्सर, वो घाव हो जाएगा, तगड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास रेसेस हो जाएंगे और रेडनेस हो जाएंगे, और तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, व्हाइट पैचेस, सफ़ेद सफ़ेद पैचेज हो जाएंगे एक छोटी छोटी जगह पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे गाँव में नहीं बोलते चरक हो गए इनके, तो वो सब स्किन डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। सेल्फ केयर आप यानी तुम्हारे पास सेल्फ केयर आप स्किन डिसऑर्डर कैसे तुम कर सकते हो, सबसे पहले तुम्हारे पास प्रॉपर साफ से वॉश करना, मतलब सुबह शाम आपको नहाना, कम से कम सुबह तो नहाना ही नहाना, मोस्टली शाम को कोई नहीं नहाता। गर्मी के सीजन में हो सकता है, ठीक है, कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा होती तो 2 बार नहा लेते हैं, मगर मोस्टली सुबह आपको नहा लेना चाहिए। ठीक, ये हो गया। प्रॉपर सॉप से वॉश करना चाहिए। ठीक, एक ऐसा सॉप होना चाहिए जो यानी एंटी इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन को रोकने वाला होना चाहिए, तो ऐसी दवा होना चाहिए। ठीक है, अपनी टावल कपड़ा यानी साफ है, यानी खुद पर यानी पहने, मतलब क्या होगा, जैसे किसी का होता है कि जिम जाए तो उसका पसीना उसी पे लगा रहेगा, तो उसके टावल से अपना सहेंगे तो उससे भी इन्फेक्शन फरने का यानी खतरा हो सकता है। तो अपना खुद का टावल ले जाएं, खुद का कपड़ा ले जाएं, तो ये सब चीज़ आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक, लिखा मॉइस्चर का उपयोग करें, तगड़ा मॉइस्चर का प्रयोग करेंगे, जैसे हमारी स्किन को नमी बनाए रखना है। ठीक है, नमी बनाए रखेंगे जो तुम्हारे पास मॉइस्चर को मेंटेन करेगा। प्रॉपर स्लीप करेंगे, कम से कम 7 से लेकर 8 घंटा, तुम्हारे पास एट लिस्ट, कम से कम तुम्हारे पास कैट लिस्ट नहीं है, ये एट लिस्ट है। ठीक है, इसका ये तुम्हारे पास ब्रैकेट है, एटलीस्ट आपको 7 से लेकर 8 घंटा तक सोना ही सोना। वाटर इनटेक करना, इस समय गर्मी में देखा जाए तो पानी तो बल भर पीना है, क्यों, क्योंकि बल भर पानी पियेंगे तो हमारी स्किन की मॉइस्चर बनी रहेगी, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, और यदि इसकी मॉइस्चर बनी रहेगी तो लंबे समय तक आप सर्वाइव कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या तुमसे पूछा है, कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा होगा। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। ठीक, यहाँ पर हमसे क्या पूछ दिया है जी, कहाँ चला गया, वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी क्या होते हैं। सबसे पहले कम्युनिटी फार्मेसी क्या, इसके टाइप के बारे में बता देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो लिखा कम्युनिटी फार्मेसी। अब सिंपल सा कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या, एक छोटे से एरिया में, ठीक है, छोटे से एरिया में जो फार्मेसी खोली गई है, जो जनता की सेवा कर रहा है, उसी को कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं। तो लिखा कम्युनिटी फार्मेसी वह फार्मेसी है जो स्थानीय समुदाय को दवाइयाँ यानी दवाओं, हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन तथा प्राइमरी हेल्थ सेवा प्रदान करते हैं, उन्हें कम्युनिटी फार्मेसी बोला जाता है। ठीक, ये कई तरह के हो सकते हैं। रिटेल फार्मेसी सबसे आम प्रकार की फार्मेसी होती है जो सब जगह उपलब्ध होती है, ये ओटीसी मेडिसिन भर भर के बेचते, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चैन फार्मेसी, इसमें कई फार्मेसी एक जगह इकट्ठा होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे क्या दवाई नहीं मिली तो इनकी मिल जाएगी, इनकी नहीं मिली इनके मिल हो जाएगी, तो वो सब अपना एक नहीं कई फ्रेंचाइजी या ब्रांच होता है उनका।
चैन में कार्य करते हैं, तो उन्हें क्या बोला था, चैन फार्मेसी बोलते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी ऐसी फार्मेसी जो हॉस्पिटल के अंदर रहे या हॉस्पिटल के गेट वोट पे देखेंगे लगे होते तो उसे हॉस्पिटल फार्मेसी बोला जाता है। ठीक है, वो पर्चा आता उसे दवा दे के काम खत्म कर देते। तो ये 3 तरह के फार्मासिस्ट फार्मेसी हो जाएगी आपके बारे में कईयों, बट मेनली हमने 3 ही लिखा हुआ। ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी की भूमिका क्या होता है, पेशेंट को सूटेबल ड्रग्स सही प्रदान करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, ड्रग्स का साइड इफेक्ट को पहचाना तथा जानकारी देना कम्युनिटी फार्मेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिजीज रिलेटेड सलाह देना, मतलब बीमारी संबंधी कोई भी तुम्हारे पास सलाह किसी को देना तो इन्हीं से हम सलाह लेंगे, तो जो आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक, तो ये कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर, मतलब यदि आप फार्मेसिस्ट खोल के दुकान खोल रहे हैं तो उसकी डिजाइन वगैरह कैसे करेंगे इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख रखा है चरण स्पर, सॉरी गुस्सा हो गए। ठीक है, तो हो लेकर रखा है क्या, ध्यान से सुनिए। फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर तुम्हारे पास दिया गया। फार्मेसी डिजाइन मतलब दुकान आप खोल रहे हैं, ठीक है, दुकान आप खोल रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, उसको बोला जाता है यहाँ से। ठीक है, फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर बोला जाता है। फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर वह प्रक्रिया है, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें दवा के रख रखाव के बारे में फार्मेसी यानी मेडिकल स्टोर को डिजाइन किया जाता है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि जो ऐसे लिखा रहता तो ऐसे करेंगे, आप व्यवस्था के अनुसार हम कौन सी दवाइयाँ बेचेंगे, कितनी दवाइयाँ बेचेंगे, हमारे पास कितना पैसा है, ये सब के अनुसार आप डिजाइन बनवाते हैं। ठीक है, तो फार्मेसी डिजाइन अपनी कार्य क्षमता, कस्टमर कन्वेंशन, दवा के रख रखाव को आधारित किया जाता है। जैसे तुम्हारे पास कौन कौन सा एरिया होना चाहिए, ऐसा प्यारा सा एरिया होना चाहिए जहाँ पर तुम्हारे पास देखा जाए कौन कौन सा चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले काउंटर एरिया होना चाहिए। काउंटर एरिया में मतलब ऐसे काउंटर एरिया जहाँ पर आदमी पर्ची लेकर आए और वो पैसा भुगतान करे, कस्टमर से बातचीत भी कर सकते हैं। यहाँ पर पर्ची लेना होता है और दवा दे के आपको मेंटेन करना रहता है। ठीक है, भुगतान करना है आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो काउंटर पे सब काम हो जाता है। डिस्पेंसिंग एरिया, डिस्पेंसिंग एरिया मतलब प्रिस्क्रिप्शन दवा की तैयारी करते हैं, जैसे पर्चा रख के हम दवा बहुत सारा निकालते हैं। ठीक, तो उसको डिस्पेंसिंग एरिया बोलते हैं। उसका वेटिंग एरिया, बैठने की जाने क्या होती जगह होती है, बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल स्टोर देखेंगे, क्लिनिक होते हैं, ठीक है, वो बैठने की भी व्यवस्था करते हैं तगड़ा, तो वो सब चीज़ काम कर लेते हैं अपने आप मैनर में। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, 193 था। ठीक है, अभी समझ जाएंगे। देखिए, ये प्यारा सा तुम्हारे पास एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर मेडिकल स्टोर रिटेल ड्रग्स स्टोरेज कैसा होता है। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रेंस होना चाहिए, बट ऐसा कोई बनवाता नहीं है। ठीक, इंट्रेंस होना चाहिए। यहाँ पर देखो रैक लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले विंडो लगी हुई, यहाँ पर वेटिंग एरिया, ये टैबलेट है, ये चेयर है, यहाँ पर बेसिन से आप बैठ कर सकते हैं। ये दवाइयाँ स्टोरेज है, फ्रीजर है, रैक, यहाँ पर तुम्हारे पास भी रैक है। ठीक, तो ये सब सिस्टम तुम्हारे पास लिखा है रिटेल ड्रग्स स्टोरेज डिजाइन के बारे में पूरा डिटेल में। ठीक, अब यदि तगड़ा होलसेल खेलना है तो भाई रैक होना चाहिए। ठीक है, तो वो दिया गया है। ठीक है, तो वही चीज़ वो रखा, प्रिस्क्रिप्शन दवा की तैयारी, वेटिंग एरिया में बैठने की जगह होना चाहिए, फ्रीजर एक उचित स्थान पर होना चाहिए, प्रॉपर कुर्सी होनी चाहिए, सब कुछ मैनर में रहेगा। तो उसके अनुसार हम अपने आप को क्या कर देते हैं, डिजाइन करवाते हैं। ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए ये हमारे 10वां नंबर, फाइनेंशियल यानी प्लानिंग क्या होती है, प्रॉब्लम या प्लानिंग बातें कहिए, प्लानिंग करना है। ठीक है, गिव इम्पोर्टेंट ऑफ द फार्मेसी। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग के इम्पोर्टेंट क्यों, अब बताइए। दुकान यदि खोल रहे हैं तो पैसा बड़ी ज़रूरी है, प्लानिंग करेंगे ना, अच्छा है दुकान खोल रहे हैं तो इतना फर्नीचर में लग जाए, इतना दवाइयों में लग जाएगी, इतना इसमें, तो एक तरह का हमें क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल बैठाना पड़ेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक, अब होता क्या, ध्यान से सुनिए। फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसके, ठीक है, जिसमें अस्पताल की आय, व्यय, निवेश और संपत्तियों की विश्लेषण किया जाता है। मतलब हम कितना कमाएं, कितना हमारी सैलरी में चल गया, कितना एक्चुअल में हम पाएं, ये सब कुछ मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। संपत्तियों की विश्लेषण किया जाता है। ठीक, इसमें देखिए संस्था की लॉन्ग टाइम आर्थिक स्थिति स्थिर सुनिश्चित किया जा सकता है। मतलब अब बताओ तुम यानी फाइनेंशियल प्लानिंग परवा नहीं करोगे, दवाइयाँ बेच रहे हैं, सैलरी किसी को दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ठीक है, दवाइयाँ आ रही हैं, कौन घाटा कौन बढ़ा, तो उस आप लंबे समय तक आप नहीं टिक पाएंगे मार्केट में, आपके आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, कर्ज में डूब जाएंगे, आपका दुकान बंद हो जाएगा। ठीक, तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करना ही करना पड़ेगा। क्यों करते हैं,
पहले देखिए, कमरे तथा उपकरण खरीदना व किराया पर लेना। यदि मान लेते हैं आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो कमरा सबसे पहले आप लेंगे। जैसे मान लेते नहीं लेंगे, ठीक है, अपना खोल रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उपकरण तो खरीदना पड़ेगा, रैक वगैरह रखने के लिए, ठीक है, फ्रीजर रखना पड़ेगा, काउंटर बनवाना पड़ेगा, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक। तो खरीदने पर यानी किराए पर ले या न लें, ठीक, तो वो सब खरीदना। बिक्री के लिए सामग्री खरीदना, मतलब क्या होगा, जैसे दुकान खोल दिए, ठीक है, तो पहले सोचना पड़ेगा किस जगह दवा ले, 4-5 जगह जाएंगे और सब जगह धीरे धीरे क्या करेंगे, पूछेंगे, जहां आपको उचित लगेगा वहां से आप खरीदेंगे, ठीक, ये हो जाएगा। किराया, वेतन, और तुम्हारा किराया मतलब क्या होगा, जैसे आप किराए पर रह रहे हैं तो किराया देंगे, नहीं दे रहे हैं तो किसी के सैलरी पे रखे हुए वेतन उनको देंगे, ठीक है। अब कहेंगे ना तो सर हम किराए पे लिए हैं ना, तो अपना, ठीक, अपना खोले, खुद पे खोले हैं और उसी में हम अपना काम कर रहे हैं, तो उसके भी अनुसार चलाया जाता है, ठीक है। बिजली का बिल हो गया, पानी खर्च, ये सब तो देना पड़ेगा, चाय पानी तो दिन भर में पियेंगे, तो वो सब भी देखा जाता है। तो उसी को क्या बोला जाता है बाबू, फाइनेंशियल प्लानिंग बोला जाता है, ठीक। अब इनका काम क्या होता है, दवा भंडारण के लिए, मतलब दवा को स्टोरेज करने के लिए व्यवसायिक वातावरण का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप विश्लेषण नहीं करेंगे, ठीक है, मार्केट में मार्केट में फोन पूछ के तो है कि यहाँ कौन एजेंसी है, सस्ता दवाई देता है कि नहीं, ऐसे पूछेंगे, दूसरे पूछेंगे, तीसरे पूछेंगे, जो हमें सूटेबल लगेगा उसी के यहाँ से दवा लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा विश्लेषण। दवा भंडारण के लिए व्यवसायिक उद्देश्य तथा लक्ष्य तय करना, मतलब दवा भर दिए हैं तो हम टारगेट अनुसार कि हमें इस 20 महीने में इतना एटलीस्ट बेच देना है, ठीक है। तो वो सब एरिया वाइज देखा जाता कि जैसे इस एरिया में ज़्यादा दवाई ये चाहिए बिक रही, तो वही दवाई यहाँ पे अच्छे तरीके से देंगे, ठीक। तो वो आपके पास होना ही होना चाहिए। कुल लागत का निर्धारण करने हेतु बजट होना चाहिए, मतलब कुल निर्धारण करने के लिए कि मतलब बजट आपके पास होना ही होना चाहिए, तभी आप मार्केट में कूदेंगे। मतलब रैक की व्यवस्था, काउंटर की व्यवस्था, एक आदमी रहता है उसकी सैलरी की व्यवस्था, दवा आएगी, टीवी आएगी, ठीक है, टीवी नहीं आएगा तो कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह कुछ रहेगा, कुर्सी वगैरह रहेगा, कहाँ बैठेंगे, दिन भर खड़े तो नहीं रहेंगे ना, ठीक। तो वो सब चीज़ इसमें लक्ष्य होता है। कुल लागत का निर्धारण करने हेतु बजट बनाया जाता है, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग बोला जाता है। तो ये जब आएगा तो सर्वथा इंट्रोडक्शन लिख देने, पर्पज लिख देना और यहाँ से, ठीक है, काम लिख देना, अपना काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया भाई, गिव द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। यदि मेडिसिन को तुम्हें क्या करना, डिस्पेंसिंग करना, जिसे हम COPD बोला जाता है, ठीक है, उसको करना है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम अच्छे तरीके से बताते हैं। क्यों? COPD बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। COPD होता क्या, जैसे अभी मान लेते हैं आप दवा बनाने जाएंगे तो आपको नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल में क्या, कैसे ये मशीन कैसे चलेगी, ठीक है, कैसे प्रोसेस करना, ये सब कुछ नहीं पता। तो ये COP उसी के बगल, मशीन के ऊपर या मशीन के बगल में से एक पर्चा चिपका होता। तो मशीन को कैसे ऑपरेट करना, कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ तुम्हारे पास उस मशीन पे, ठीक, उस सिस्टम पे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि मशीन के एक्चुअल में कैसे चलानी है। तो ये लिखा है, ये यानी SOP मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। यह एक तुम्हारे पास राइट प्रोटोकॉल होता है, मतलब लिखा हुआ प्रोटोकॉल होता है। यह लिखित दस्तावेज होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के यानी विशेष प्रकार की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप तरीके से करने का निर्देश देते हैं। मतलब कोई दवा, जैसे टैबलेट बनाना, तो टैबलेट का कौन सा स्टेप होता है, कितना रखना है, पंचिंग कैसे करना, उसे निकालना कैसे, तो ये सब कुछ देखा जाता है, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप सब उसी प्रोटोकॉल पे लिखा होता है, उसी के अनुसार हमें मशीन चलानी रहेगी और अपने आप प्रोडक्ट बनता चला जाएगा, ठीक है। SOP का मेन उद्देश्य है कि कार्य हमेशा एक समान होना चाहिए, कुशल होना चाहिए तथा सुरक्षित तरीके से होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं हम, SOP बोला जाता है। अब SOP का मेन उद्देश्य क्या होता है, दवा की क्वालिटी को इन्हांस करना। क्योंकि बताओ जब इतना अच्छी SOP रहेगी कि मशीन को ऐसे चलाना, वैसे चलाना, इस टेम्परेचर पे इतना चलाना, ये दवा पे इतना चलाना, तो बताओ तुम्हारे पास जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा उतना आपके लिए सूटेबल रहेगा, ठीक, ठीक है। फार्मासिस्ट अदर पर्सन के लिए आसानी हो जाती है, ठीक है, दोनों सबके लिए आसानी हो जाती है, फार्मासिस्ट के लिए, अदर पर्सन के लिए आसानी हो जाती है। जैसे नहीं तो एक बंदा याद किया रहे कि एक्चुअल में ये मशीन कैसे प्रोसीज करनी है, वो मालदा माले तो उस दिन भराते चल जाता है, थोड़ी ना प्रैक्टिकल छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो ये SOP के अनुसार हम काम करते हैं, ठीक है। इधर को कम करना इनकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा, ड्रग्स की क्वांटिटी तथा क्वालिटी को मेंटेन करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, किसकी, SOP की बनती है। इसी के अनुसार हम आपको दवाइयाँ बना के देंगे, ठीक। अब कंपोनेंट ऑफ SOP तुम्हारे पास कितना होता है, यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले टाइटल होना चाहिए कि किस पर्पज के लिए दवाइयाँ बना रहे हैं, ठीक है, उसका टाइटल पता चल जाएगा।
उसके बाद एसओपी नंबर होगा जो अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, उसका डेट होना चाहिए, बैच नंबर होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से मैनेज में होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा बाबू, डेट होना चाहिए, बैच नंबर, मटेरियल रिसोर्सेज मतलब वो मटेरियल कहाँ से आप ला रहे हैं वो भी होना चाहिए। ठीक है, लिख रखा प्रोसीजर यानी वितरण भी अच्छे तरीके से होना चाहिए, उसका प्रिस्क्रिप्शन रहेगा जो आप पढ़ के देंगे उनकी दवाइयाँ। ठीक, तो ये एक कंडीशन है, तो तुम्हारे पास ये एसओपी जान रहा था कि ठीक इतना इतना स्टेप में हमेशा आप काम करना है। ठीक, वो अपने आप चिपका देते हैं, उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर साइन वगैरह किए रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरी से पूरी क्या कर दिया, पार्ट ए और पार्ट बी को कंप्लीट कर लिया। इस तरह से देखा जाए तो हम आप पहुंच चुके हैं किस पे, पार्ट सी की तरफ पहुंच चुके हैं। अभी इसको कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। ठीक है, इसका जो इंग्लिश वर्जन सुबह कराया गया तो इस पर देखकर टिक मारा गया है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। लिखा हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया स्टार्ट विद, ठीक है, इज द ओपनिंग ऑफ केमिस्ट्री शॉप इन ईयर, मतलब अपने यहाँ देखा जाए तो कब अपने यहाँ केमिस्ट्री शॉप खुली थी, मतलब मेडिकल स्टोर कब खुला था, 2011 में, 2012, 13, 14, तो 2011 सॉरी 1811 में खुला हुआ था। ठीक है उदय भाई, ठीक है, ये दूसरा वीडियो भाई। ठीक है, इसके पहले एक वीडियो हम बना दिए थे, वो थोड़ा सा इनक्रप्टेड हो गया था, जब बोले थे नहीं कट गया तो एक्चुअल में थोड़ा सा इशू हो गया था, इसीलिए गड़बड़ हो गया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अभी ये खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू वगैरह देख लीजिए, जल्दी जल्दी भड़बड़ भड़ बता दीजिए, आप ही खत्म कर देते हैं। ठीक, लिखा है तो ये न्यूज़ क्या 1811 पे आप टिक मारेंगे। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एसओपी फार्मासिस्ट यानी फार्मेसी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन आ रहा हो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने की, एक फार्मासिस्ट की होती है, ना तो स्टाफ नर्स करेगा ना फिजिशियन, फिजिशियन तो लिखेगा। ठीक है, तो वो तुम्हारे पास प्रिस्क्रिप्शन लेने की जिम्मेदारी किसकी होती है, फार्मासिस्ट की, तो यहाँ पर दिया गया है। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड है तुम्हारे पास सब प्रिस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन कंटेन द डायरेक्शन टू द, मतलब उसमें क्या कर देते हैं। ठीक है, इसको यदि देखा जाए तो सेल्फ, ठीक है, जो करते हैं डायरेक्शन कौन देता है। ठीक है, डायरेक्शन दिया जाता है जो यानी फिजिशियन रहते हैं, उस पर लिखे रहते हैं कि जो सुपर प्रिस्क्रिप्शन होता है वो उन पर्सन के लिए होता है, किसके लिए, फार्मासिस्ट के, भाई ये दवाइयाँ तुम दो। तो स्टाफ कह रहे हैं फिजिशियन पे होता है, फार्मासिस्ट पे होता है, स्टाफ नर्स नन ऑफ दी, तो स्टाफ। ठीक है, सॉरी यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फार्मासिस्ट का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लिखा कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ, कम्युनिकेशन तुम्हारे पास सॉफ्ट होना चाहिए। बताओ किसी से तो मिलजुल रहे हो तो सॉफ्ट होना चाहिए, आराम आराम से बोलना चाहिए, ऐसे नहीं हाँ आ गए तो वो भी मार देगा दो तमाचा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ये ऐसा होना चाहिए। ठीक, सॉफ्ट होना चाहिए, तो सॉफ्ट पे हमने टिक मार दिया। ईमेल तथा वेबसाइट आर द, ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो ईमेल हो रही तथा वेबसाइट किस तरह का कम्युनिकेशन है, वो राइट एंड कम्युनिकेशन। अब बताओ ईमेल पे हो गया, वी के तुम्हारे पास क्या हो गई सब पे, वेब। अब बताओ सर्च करना गूगल पे तो तुम्हारे पास है। ठीक है, अब वो ईमेल तो हम क्या कर देते हैं, लिख कर ही किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर राइट एंड पे मार देंगे। पेशेंट काउंसलिंग इज ए डैश डैश डैश, ठीक है, प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल होता है कि बाई डायरेक्शनल होता है, तो ये तुम्हारे पास बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब एक बार आप जाकर दोबारा उससे फिर आपको वापस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। लिख रखा एक फेथफुल अधेरेंस बाय द पेशेंट टू द यानी प्रिस्क्राइबर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेशेंट कॉम्प्लियंस बोला जाता है। ठीक, जो सामने दिया गया है। स्फैग्नोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर, स्फैग्नोमैनोमीटर का उपयोग ब्लड प्रेशर यानी बीपी नापने के लिए किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है मेमोग्राम इज ए लुक लाइक अर्ली साइन, मतलब मेमोग्राम क्या होता है, एक लुक लाइक अर्ली साइन होता है, जो साइन होता है तो उसमें समझ लो उनके छाती में कैंसर हो गया। देखो मेमो यानी मेमो मतलब क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है, तो उनके क्या हो जाएगा, वो ब्रेस्ट में कैंसर हो जाएगा, जिससे दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, तो ब्रेस्ट कैंसर इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, ध्यान से समझते हैं। ठीक, यहाँ पर आते हैं, डैश 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 डिसऑर्डर, ठीक है, इन विच द स्टूल बीकम हार्ड, मतलब आपका जो टॉयलेट है, स्टूल है, लेटरिन और हार्ड हो जाए और ड्राई हो जाए। डिफिकल्ट टू पास द फ्रॉम द बबल, मतलब आपको लेटरिन निकालने में थोड़ा सा परेशानियां होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में डैश 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 मीन स्टडी ऑफ कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, मतलब डेवलपमेंट जब डिजीज होता है तो उसको हम स्टडी करते हैं, उससे हम इटियोपैथोजेनेसिस बोलते हैं, तो इटियोपैथोजेनेसिस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डैश 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 मीन प्रोसेस ऑफ वोमिटिंग, वोमिटिंग का जो प्रोसेस होता है उससे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, नोजिया, नोजिया जब नाक बहता है तो उसको बोलते हैं इमिसिस बोला जाता है। ठीक है, ओटीसी और ड्रग्स, ओटीसी ड्रग्स देखा जाए तुम्हारे पास क्या होते हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। क्या होते हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, मतलब इसमें ठीक है बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे भी सकते ओटीसी मशीन, आप जो देखबे किए हैं। नेक्स्ट में क्या कर देते हैं, अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय द प्रॉपर, लिखा है प्रॉपर्टियर आ, ठीक है, प्रोटियर
यानी तुम्हारे पास प्रोटेरिया मतलब जिसकी प्रॉपर्टी हो, या का पार्टनरशिप में यदि बिजनेस करते तो उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल या असेस्ट, उसे असेस्ट बोलते हैं, किसी के साथ मिलकर कर रहे हैं तो असेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बीडी एनालिसिस फॉर द, ठीक है, एनालिसिस मेथड में ई क्या है तुम्हारे पास, वी से तुम्हारे पास वाइटल, ई से इसेंशियल, डी से डिजायर होता था, ई से इसेंशियल होता था, यहाँ पर इसेंशियल पे टिक मार देंगे। नेक्स्ट में मिनिमम इस पे रिक्वायर द रिटेल शॉप, रिटेल शॉप के लिए कम से कम कितना आपके पास होना चाहिए, 10 बाई 10 का जमीन होना ही चाहिए जो फार्मासिस्ट खोल सके, तो 10 बाई 10 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, इतना आपके पास जमीन होना चाहिए कम से कम, ज़्यादा रहे कोई टेंशन नहीं। मिनिमम स्पेस, ठीक है, मिनिमम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट लेस टाइम का मतलब लेस देन कितना टाइम होना चाहिए, कम से कम 500 घंटा अथवा 3 महीना आपके पास होना ही होना चाहिए, तो 500 घंटा पे टिक मार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आता है 18 नंबर पे, आरोग्य सेतु योग, मतलब तुम्हारे पास आरोग्य सेतु जो तुम्हारे पास होता है तो वो किसके लिए, कब किसके लिए फॉलो किया गया, यानी डॉक्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो तुम्हारे पास बोल दिया टीबी के लिए या पोलियो के लिए, तुम्हारे पास क्या कर दिया कोविड-19 के लिए, लेप्रेसी के लिए, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कोविड जब आया था तो उस टाइम लॉन्च किया गया था। ऑनलाइन फार्मेसी, ई फार्मेसी या आल्सो नोन है, जिसे हम क्या बोलते हैं वेब ड्रग्स स्टोरेज बोला जाता है, मतलब वेबसाइट पर प्रेजेंट होता है। 20वां नंबर क्या दे रखा बाबू, कर दिया प्रेटी कैश, ठीक है, प्रेटी कैश इज ए, ठीक है, इज ए बुक ऑफ द, एक यानी बुक ऑफ अकाउंट विच द रिकॉर्ड इज डैश डैश डैश, तुम्हारे पास मेजर होता कि माइनर होता, तो वो तुम्हारे पास क्या होता माइनर होता है, कुछ में कुछ भी जैसे 100-50 वाली चीज़ें लिखनी है, 100-200 वाली चीज़ें लिखनी है, 1000 रुपये वाली लिखनी है, तो उसे मिनी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास इतना होगा किसके बारे में, हमारे पास एज ए, ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी की इंडिंग हो जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने कम्युनिटी फार्मेसी का सब कुछ डिटेल में कवर अप कर लिया। ये पार्ट बी है, दोनों को मर्ज करके हम क्या कर देंगे अपलोड करेंगे, उसको भी आप इजीली देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और यदि आपसे, ठीक है, केमिस्ट्री का यानी बायो केमिस्ट्री का चैप्टर चाहते हैं, ठीक है, उसका भी स्टार्ट होने वाला 10 मिनट में, तो अभी आप जुड़ सकते हैं, बट हिंदी इंग्लिश मीडियम में रहेगा, बट आपको समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।